तो सोचिए, एक ऐसा पूर्व सैनिक जिसे एक बेहद अजीबोगरीब पावर मिली, लेकिन आखिर में जाकर वो बेहद ही ताकतवर साबित हुई। जब एपोकलिप्स आता है, बड़े बड़े ऑक्स और इंसानों को खाने वाली उड़ने वाली तितलियों के साथ, तब ज्यादातर इंसानों को अजीबोगरीब शक्तियां जागृत हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज़ों को पायलट करना आता है, लेकिन हमारे इस बंदे के मामले में वो साइकिल चलाने का टोनी हॉक बन गया। बेचारे की पावर लिटरली साइकिल पे व्हीली करना और ट्रक तेज रफ्तार से चलाना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ भी अवेकन नहीं हुआ, जिंदगी का क्लासिक अनलकी बंदा, है ना। लेकिन हमारा प्रोटागोनिस्ट एक ऐसी चीज अनलॉक करता है जो पूरी तरह से ब्रोकन है। वो अपनी डायमेंशनल इन्वेंट्री में एक पूरी बिल्डिंग स्टोर कर सकता है, क्योंकि वो एक डिलीवरी कंपनी में काम करता था जहां सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स थे। तो उसने वही अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर ली। बात यह है कि अंदर की हर चीज अनंत हो गई। उसके पास हर तरह का खाना है, कैंपिंग इक्विपमेंट से लेकर मिलिट्री यूनिफॉर्म तक सब कुछ है। और उसके ऊपर वो डिलीवरी कर सकता है। डिलीवरी जैसे किसी राक्षस पर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कुल्हाड़ी फेंकना, या फिर 100 किमी प्रति घंटे पर एक बड़ा सा फ्रिज। ये काफी ब्रोकन है ना। फिर सोचिए, मुझे प्यास लगी है, बैंग, सीधे उसके पीछे से डोनट्स और कोक जीरो निकल कर आते हैं। बंदा इतना ताकतवर है कि साइकिल चलाते हुए हर दिशा में कुल्हाड़ियां फेंक सकता है। बस स्पेशल बटन स्पैम करो और बस। और मैंने तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा बताया है। ये बंदा और भी ज्यादा ब्रोकन बनने वाला है। तो मैं शुरुआत में वापस जा रहा हूं ताकि आप हमारे जायंट फ्रिज फेंकने वाले और उसके साइकिल वाले टोनी हॉक पार्टनर के बारे में कुछ भी मिस ना करें। अरे, तेरी प्रॉब्लम क्या है ग्रीन? सोचिए, आप अपने दिन की शुरुआत एक बोरिंग फैक्ट्री में कर रहे हैं। आप रोबोट से घिरे हुए हैं। तभी अचानक एक अलर्ट सब कुछ बदल देता है। पलक झपकते ही आप एक ऐसी जंगली दुनिया में फेंक दिए जाते हैं जहां बड़े बड़े ऑक्स आपके पीछे पड़े हैं, वाइवर्न्स भी और हेलहाउंड्स भी। रास्ते में आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। एक बंदा तो ऐसा है जो सबसे अजीब तरीके से साइकिल चला रहा है। और धीरे धीरे आप ऐसी शक्तियां अनलॉक करते हैं जो शायद आपके जिंदा रहने का एकमात्र जरिया हो। ये सब करते हुए आप अपने गुमशुदा परिवार की तलाश भी कर रहे हैं। और किसी तरह ये सबसे अजीब सवारी ही एपोकलिप्स से बचने की चाबी बन जाती है। लेकिन इसमें कूदने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाते रहने में सच में मदद मिलती है। पहले से सब्सक्राइब्ड हैं? चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस मानहवा का मेन कैरेक्टर एकदम आम सा है। वो बस बिल चुकाने के लिए एक लॉजिस्टिक्स सेंटर में काम करता है। मिलिए किम जोंग यू से। और सच कहूं तो उसे ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसकी वजह भी है। जब वो अपने बगल वाले रोबोट से बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे अनदेखा करके अपना काम करता रहता है। यही तो है जिससे वो यहाँ नफरत करता है। पूरा सेंटर एआई रोबोट से भरा पड़ा है जो ज्यादातर काम करते हैं। किम जोंग यू का काम सिस्टम की निगरानी करना है, लेकिन बात करने के लिए कोई इंसान नहीं है। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जाती है। उसे असली लोगों की कमी खलती है, और कभी कभी वो सोचता है कि कहीं उसने गलत जगह तो नहीं चुन ली। ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ, ठीक उसके सेना से छुट्टी के बाद। और उसकी किस्मत बहुत तेजी से नीचे गिर गई। पहले उसके माता पिता उइजेओंगबू चले गए। तोहफे के तौर पर उन्होंने उसके छोटे से अपार्टमेंट की डिपॉजिट और 6 महीने का किराया दे दिया। तो वो अपने पुराने स्कूल के पास अकेला रहने लगा। इतनी मदद और कुछ सरकारी सहायता के बाद भी उसने कोई अच्छी नौकरी ढूंढने की उम्मीद में अपना समय लिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। किसी ने उसे असली मौका देने से पहले ही वो बार बार रिजेक्ट होता रहा। 1 महीने बाद बोरियत उसे पागल किए दे रही थी। एक दिन अपनी बहन से बेरोजगार होने की शिकायत करते हुए उसकी बहन ने उसकी खिंचाई कर दी। फिर उसने बताया कि डिलीवरी कंपनियां एआई रोबोट्स के साथ काम करने के लिए ऑपरेटर्स हायर कर रही थीं, और उसकी नज़र में ये बात आ गई। बस इसी तरह वो इस सुनसान और खाली जगह पर आ पहुंचा जहां बात करने के लिए कोई नहीं था। फिर आखिरकार कोई उसे आवाज़ लगाता है, एक चिड़चिड़े से दिखने वाला कर्मचारी जो देखने में बिल्कुल मैनेजर टाइप का लगता है। खैर, ये सीनियर एम्प्लॉय किम जोंग यू से कहता है कि टूना स्टॉक गायब है, जबकि सिस्टम कह रहा है कि वो अभी भी वहीं है। वो उसे वेयर हाउस चेक करने को कहता है, और वो एक बनावटी मुस्कान के साथ हाँ कर देता है। सच में ये रोबोट्स इस बंदे से ज्यादा फ्रेंडली लगते हैं। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट वेयर हाउस में कदम रखता है, उसके पीछे का दरवाजा बंद होने लगता है। वो टूना ढूंढता है और आखिरकार उसे पा लेता है। उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है। तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो हैंडल आजमाता है, लेकिन वो फंस चुका है। वो अपने मैनेजर शिन को आवाज लगाता है और कोई जवाब नहीं मिलता। एक पल के लिए वो 911 पर कॉल करने का सोचता है, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता है कि अभी तो वो खतरे में नहीं है। इसके बजाय वो एक सेल्फी खींचकर अपनी बहन को भेजता है और दिखाता है कि वो फंस गया है। वो पहले मजाक करती है, फिर कहती है कि उसने अपने घर के पास एक बिल्डिंग गिरने की आवाज सुनी। इस बात से किम जोंग यू तुरंत चिंतित हो जाता है, तो वो उसे वापस कॉल करता है। वो जवाब तो देती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। जैसे ही वो सोचने लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है, पूरा वेयर हाउस हिल जाता है और इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। स्पीकर से निकासी के आदेश आने से सब कुछ अफरा तफरी में बदल जाता है। अंदर फंसा हुआ और बाहर क्या हो रहा है इससे बेखबर किम जोंग यू दरवाजे पर धम धम पीटता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अब घबराकर वो दोबारा 911 ट्राई करता है, लेकिन पाता है कि कोई सिग्नल नहीं है। वो अंदर ही अंदर बिखरने लगता है, सोचता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी आपदा तो नहीं आ गई। तभी उसे दूसरी तरफ से कोई चीज दरवाजे को तोड़ने की आवाज आती है। स्टील को ऐसे मोड़ रही है जैसे वो कागज हो। कांपते हुए वो पीछे हटता है, पहले से ही जानते हुए कि कुछ बहुत बुरी तरह गड़बड़ है।
अगर उसने जरा सी भी आवाज़ की तो वो मर सकता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है जब आखिरकार पटकना बंद होता है, लेकिन बाहर की चीखें अब भी उसे डरा रही हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और वो अभी भी फंसा हुआ है। जो भी खाना मिलता है उसी पर जिंदा है, क्योंकि उसके लिए कोई नहीं आया। उसे यकीन है कि कुछ भयानक हुआ है। वो ये भी सोचता है कि कहीं जंग छिड़ गई, और सोचने लगता है कि शायद यहाँ फंसे रहने ने उसकी जान बचा ली। अलार्म जो लगातार बज रहा था कल से शांत है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी है और वो नहीं जानता कि वो और कितनी देर रुक सकता है। वो एक ऐसा संदेश छोड़ता है जो शायद आखिरी लगता है, गिड़गिड़ाते हुए कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। फिर जब हालात सबसे खराब लगते हैं, एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो कहती है कि उसे चुना गया है और उसे अपनी जागृत क्षमताओं की जांच करनी चाहिए। पहले तो किम जोंग यू सोचता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन एक और संदेश बताता है कि उसने सामान रखने के लिए एक निजी उपस्थान प्राप्त कर लिया है। वो सोचने लगता है कि कहीं जो टूना उसने 3 दिनों से खाया है वो नशीला तो नहीं था। फिर एक और सूचना पॉपअप होती है कि एक लक्ष्य चिन्हित किया गया है और पूछती है कि क्या वो इसे स्टोर करना चाहता है। वो तुरंत हाँ कहता है और अचानक वो जोर से बाहर जमीन पर गिरता है। वो उठता है और महसूस करता है कि जगह तबाह हो चुकी है। पास में वो अपने सीनियर को मरा हुआ पाता है। सिस्टम विंडो लगातार चमक रही हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट शव देखने के बाद उल्टी करने में बहुत व्यस्त है। फिर सिस्टम घोषणा करता है कि एक उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है और इंस्टॉल किया जा रहा है। एक क्षण बाद वो अपने पीछे कदमों की आहट सुनता है और एक बहुत बड़ी परछाई अपने ऊपर पड़ती महसूस करता है। वो जो भी है इंसान नहीं है। जैसे ही दृश्य पीछे हटता है, वहां एक बड़ा सा ओर्क जैसा राक्षस है जिसके नुकीले दांत हैं और शरीर खून से लथपथ है। जोंग यू को पसीना आने लगता है। वो शांत होने और जो हो रहा है उसे नकारने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है कि 3 दिन पहले जो दहाड़ उसने सुनी थी वो गोरिल्ला या भालू की हो सकती है। फिर भी वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता और बस जितना तेज हो सकता है भाग जाता है। घबराहट चरम पर होती है जब उसे एहसास होता है कि एक असली राक्षस उसका शिकार कर रहा है। भागते हुए वो किसी की आंतों पर भी पैर रख देता है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ये ऑर्क जैसी चीज यहाँ क्यों है या ये उसे क्यों चाहती है, लेकिन एक बात साफ है, उसे बचकर निकलना होगा। तभी एक सिस्टम विंडो कहती है कि सिंक्रोनाइजेशन पूरा हुआ और पूछती है कि क्या वो उपस्थान में प्रवेश करना चाहता है। जोंग यू बिना सोचे हाँ कहता है, ठीक उसी वक्त जब राक्षस उस पर वार करता है। वो पोर्टल में कूद जाता है और प्राणी को बाहर छोड़ देता है जो गुस्से में गुर्राता है। जोंग यू सोच में पड़ जाता है कि ये अंदर क्यों नहीं आ सकता। एक उड़ता हुआ ड्रोन प्रकट होता है और समझाता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसके उपस्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो मालिक है। ड्रोन आगे कहता है कि पूरा उपस्थान उसके नियंत्रण में है। अवाक एमसी को इसे सुनते हुए एक अजीब सा डेजा वू महसूस होता है। फिर उसकी नजर जाती है कि वो वापस पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर के वेयरहाउस में है, सिवाय इसके कि अब ये उसके उपस्थान के अंदर है। वही रोबोट्स अभी भी वहीं हैं। सिस्टम जोड़ता है कि चूंकि ये उसका पहली बार प्रवेश है, उसे एक माना स्टोन मिलेगा। पत्थर उसके हाथ में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे परख सके, बाहर का राक्षस फिर से पोर्टल पर धमाके करने लगता है, जिससे वो उछल पड़ता है। वो लगभग भूल ही जाता है कि उस जानवर ने उसका पीछा कर रखा है और पूछता है कि क्या सच में उसका अंदर आना असंभव है। सिस्टम हाँ कहता है, उसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं। एक और संदेश कहता है कि पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर 5 मंजिला इमारत है जो 10,000 प्योंग या लगभग 33,000 वर्ग मीटर में फैली है, और इसमें ग्राहकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सब कुछ है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामान भेज सकता है, जिसकी आकार सीमा 2 मीटर है। जोंग यू ये सब सुनकर पूरी तरह खो जाता है और सिस्टम उसे और उलझा देता है, ये कहकर कि रख रखाव में केवल 2 मिनट बचे हैं। अभी भी हक्का बक्का वो पूछता है कि क्या उसके बाद पूरी सुविधा बंद हो जाएगी। ड्रोन हाँ कहता है और समझाता है कि माना स्टोन इमारत को बिजली दे सकता है और उपस्थान को चालू रख सकता है। एक पत्थर 24 घंटे चलता है। ये कितना उपयोगी है ये जानकर हैरान जोंग यू सुनता है जब ड्रोन कहता है कि पैक्स सेंटर को उपस्थान में स्टोर किए जाने के बाद माना स्टोन पर चलने के लिए बदल दिया गया था। प्रोटैगोनिस्ट अभी भी संदेह में पूछता है कि क्या ये सब असली है। फिर लाइटें चली जाती हैं और ड्रोन उसे चेतावनी देने लगता है कि बिजली खत्म हो गई है। पैक सिस्टम कहता है कि ताज़ा सामान जैसे सब्जियां, मांस और बने बनाए खाने खराब होने शुरू हो सकते हैं। जोंग यू जल्दी से समझ जाता है कि इस तरह की बर्बाद दुनिया में खाना पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। फ्रीजर और फ्रिज का बंद होना एक आपदा हो सकती है। तो वो पूछता है कि क्या माना स्टोन सच में बिजली की जगह ले सकता है। ड्रोन कहता है हाँ। तो एमसी पूछता है और कैसे मिलेंगे। जवाब सीधा है, माना स्टोन दूसरी दुनिया के प्राणियों से आते हैं। जोंग यू एक ऐसे विशाल राक्षस से लड़ने के लिए उत्साहित नहीं है जो उसे फाड़ सकता है, इसलिए वो ड्रोन से कहता है कि फिलहाल माना स्टोन इस्तेमाल करो। फिर हथियार ढूंढने के लिए अंदर भागता है। एक बार अंदर वो जो कुछ भी हाथ लगता है पकड़ लेता है, लेकिन सिस्टम विंडो हर चीज की कीमत दिखाती है। सीमित आपूर्ति के साथ उसे चिंता है कि अगर वो एक साथ बहुत ज्यादा राक्षस पर फेंक देगा तो स्टॉक बर्बाद हो जाएगा। उसे यह भी यकीन नहीं कि ब्लेड उसकी मोटी चमड़ी को काट सकते हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि एक झटके में मारने की कोशिश करने के बजाय प्राणी को कमजोर करना ज्यादा समझदारी है। चूंकि वो उपस्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके पास समय है कि वो अपने सारे हथियार खर्च किए बिना धीरे धीरे उसे काटता रहे। जोंग यू एक कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन वो बस मुश्किल से राक्षस को काट पाती है और उसे और गुस्सा दिला देती है। अपनी पहली योजना के विफल होने और आपूर्ति अभी भी सीमित होने के साथ वो फिलहाल माना स्टोन पर निर्भर रहने और दोबारा भारी कुल्हाड़ी आजमाने का फैसला करता है, इस बार बेहतर नतीजों की उम्मीद करते हुए।
वो सिस्टम से पूछता है कि कितनी कुल्हाड़ियां बची हैं और ये सुनकर चौंक जाता है कि अभी भी 15 हैं। उसने बहुत कम की उम्मीद की थी, इसलिए वो देखता है कि वो कहाँ रखी हैं और जब वो वहां पहुंचता है तो पाता है कि कुल्हाड़ियां बिना रुके बढ़ रही हैं। सिस्टम समझाता है कि यहाँ की चीज़ों की हमेशा के लिए नकल की जा सकती है। सिस्टम कहता है कि चीज़ें क्षतिग्रस्त या बदली जा सकती हैं, लेकिन वो कभी सच में खत्म नहीं होती। इस बात से जोंग यू सदमे में जम जाता है। अगर ये सच है तो उसके पास इस्तेमाल करने के लिए अनंत हथियार हैं। उसके आश्चर्य के लिए सिस्टम इसकी पुष्टि करता है। इसके साथ वो आखिरकार थोड़ा आराम महसूस करता है। अब उसे खत्म होने का तनाव नहीं लेना है। अब वो जितना चाहे राक्षस पर हमला करता रह सकता है। शायद उसकी बाहें पहले जवाब दे दें, लेकिन कम से कम उसकी हथियारों की सप्लाई तो नहीं होगी। फिर सिस्टम एक और बड़ी डिटेल देता है, उसे खुद फेंकने की भी जरूरत नहीं है। वो पूरी चीज अपने आप कर सकता है। सिस्टम उपस्थान से बाहर तक सामान भेज सकता है, हालांकि फिलहाल हर 30 सेकंड में केवल एक बार। जैसे जैसे वो अपने स्किल्स का स्तर बढ़ाएगा, ये कूल डाउन बेहतर होता जाएगा। जोंग यू पूछता है कि ये कैसे काम करता है और सिस्टम कहता है कि उसे बस पंजीकृत चीज की कल्पना करनी है और शिप कहना है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट कोशिश करता है और कुल्हाड़ी पागल रफ्तार से आगे बढ़ती है और सीधे राक्षस के बदसूरत चेहरे पर जा लगती है, उसे वहीं ढेर कर देती है। ड्रोन ने कुल्हाड़ी लॉन्च की थी और जब जोंग यू पूछता है कि ये कितनी तेज थी, सिस्टम कहता है कि डिफॉल्ट शिपिंग स्पीड 60 किमी घंटा है। अब उसे समझ आता है कि पहले शिपिंग स्पीड से क्या मतलब था। सिस्टम उसे यह भी बताता है कि वो उस स्पीड को 75 किमी घंटा तक बढ़ा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा के लिए स्किल अपग्रेड की जरूरत है। जाहिर है, एमसी पूछता है कि अपग्रेड कैसे करें और सिस्टम कहता है कि इसके लिए माना स्टोन चाहिए। इससे जोंग यू उस राक्षस के बारे में सोचने लगता है जिसे उसने अभी मारा है। अगर वो और मजबूत बनना चाहता है तो उसे और अधिक का शिकार करना होगा। तो वो सुविधा के अंदर तैयार होना शुरू करता है। पहले वो लगभग 50,000 वॉन के हल्के लड़ाकू जूते और 78,000 वॉन की मैचिंग टैक्टिकल पैंट चुनता है। उसके बाद वो सियोल मेट्रो एरिया का एक विस्तृत नक्शा और एक परमानेंट मार्कर खरीदता है। वो ग्वांगजिन जिले पर गोला बनाता है और आसपास के इलाकों को क्रम में चिह्नित करता है। रास्ता तय करके वो सबसे नजदीकी जिले से शुरू करके कदम दर कदम अपने आखिरी गंतव्य उइजियोंगबू की तरफ बढ़ने की योजना बनाता है, जहां वो अपने माता पिता को ढूंढने की उम्मीद करता है। गनपो से बिना कार के शुरू करते हुए जोंग यू जानता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। फिर भी भले ही ये कार या मोटरसाइकिल की बराबरी न कर सके, एक सामान्य बाइक इस दुनिया में बेहद उपयोगी है। अभी तो ये एक लैम्बोर्गिनी जैसी है। वो बाइक पर चढ़ता है और निकल पड़ता है। लगभग 30 मिनट बाद रात हो चुकी है और जोंग यू ने पहले ही लगभग 12 ऑक्स को मार डाला है। वो कहता है कि उसने उनसे लड़ते हुए कुछ जरूरी चीज समझ ली है, लेकिन इससे पहले कि वो समझा पाता, अचानक एक और राक्षस उस पर हमला करता है। वो तेजी से वापस अपने उपस्थान में खिसक जाता है, प्राणी को बाहर छोड़कर। राक्षस के वहीं फंसे होने के साथ वो शिपमेंट का इस्तेमाल करके एक और कुल्हाड़ी तेज रफ्तार से दागता है, लेकिन इस बार वो केवल राक्षस के कंधे को छूती है, उसे बिना मारे घायल करती है। चूंकि शिपमेंट में 30 सेकंड का कूलडाउन है और ये केवल 10 मीटर के भीतर काम करता है, जोंग यू को एहसास होता है कि स्किल मजबूत है लेकिन अभी भी कच्ची है। इसे सुधारने के लिए उसे और माना स्टोन चाहिए और शिपमेंट ही सब कुछ नहीं जो पैक्स कर सकता है, इसमें और भी है। फिर राक्षस कुछ देखता है और मुड़ता है। ठीक समय पर देखता है कि कुल्हाड़ी वापस पोर्टल में उड़ती है, फिर बाहर निकलती है और उसके चेहरे पर जा लगती है, उसे मार डालती है। यह असल में पैक्स के शिपमेंट स्किल का दूसरा हिस्सा है, प्रोडक्ट रिट्रीवल, जो उसके भेजे गए किसी भी सामान को अपने आप वापस ले आता है। यह शिपमेंट की ही तरह ही उपयोगी है। जोंग यू दोबारा रिट्रीवल का इस्तेमाल करता है लाश से माना स्टोन खींचने के लिए, ये सोचते हुए कि वो राक्षस को मारने से पहले पत्थर क्यों नहीं ले सकता। तो वो पैक्स से सीधे पूछता है और सीखता है कि राक्षस के मरने के बाद ही वो पत्थर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि तभी वो उसका माना जाता है। किसी भी तरह जोंग यू वापस बाहर आता है और इस बर्बाद दुनिया के बारे में एक और अहम तथ्य साझा करता है। ओर्क्स ही एकमात्र खतरा नहीं है, उड़ने वाले राक्षस भी हैं, और वो पहले से जानता है कि किसी एक का शिकार करना आसान नहीं होगा। अचानक मदद के लिए एक चीख उस तक पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाए कि ये कहां से आ रही है, कहानी चोई नाम के एक आदमी पर कट जाती है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वो इतना थका हुआ है कि मुश्किल से हिल पा रहा है और एक उड़ता हुआ राक्षस उसके ठीक पीछे है। वो झपट्टा मारता है और पीछे से चोई को टक्कर मारता है, दर्द से उसे जमीन पर पटक देता है। पास में एक और आदमी है, लेकिन इससे पहले कि वो चोई की मदद कर पाता, राक्षस उसके सामने गिरता है और उसका रास्ता काटता है। उसके लार टपकाते जबड़े साफ करते हैं कि वो क्या चाहता है, लेकिन अजीब बात है, वो सामने वाले आदमी पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वो चोई को घूरता है जो अभी भी जमीन पर तड़प रहा है। दूसरा आदमी समझ नहीं पाता कि उसे अनदेखा क्यों किया जा रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि राक्षस पूरे समय चोई के पीछे था, शायद इसलिए कि वो मारने में ज्यादा आसान लगता है। वो जम जाता है, समझ नहीं आता कि अपने हाथ में केवल एक छोटे से चाकू के साथ क्या करे, और शक करता है कि इससे कोई मदद मिलेगी भी। तभी एक साइकिल की घंटी हवा को चीरती है और जाहिर है जोंग यू तेजी से आता है। हालांकि दोनों आदमियों को कोई अंदाजा नहीं कि कौन आ रहा है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाते, वो देखते हैं कि उनका पीछा कर रहा राक्षस एक प्रोजेक्टाइल से टकराकर जमीन पर घिसटता है। बस एक कुल्हाड़ी प्राणी को नीचे गिराने के लिए काफी है, और दोनों आदमी बस अविश्वास से घूरते रह जाते हैं। जोंग यू पूछता है कि क्या वो ठीक हैं, लेकिन वो जवाब देने के लिए बहुत स्तब्ध हैं।
अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइकिल पर बैठा कोई शख्स एक ही कुल्हाड़ी से उड़ने वाले वाइवन को कैसे मार सकता है। वो तुरंत पूछते हैं कि क्या प्रोटैगनिस्ट एक सैनिक है, और उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाते हैं। ये जानकर खुश कि वो जिंदा हैं, वो इसके बजाय अपनी वर्दी की ओर इशारा करता है। वो समझाता है कि वो पैक्स एफसी के लिए काम करता है, और तब उन्हें कंपनी का गियर दिखता है जो उसने पहना है। ये उन्हें और भी चौंका देता है। उन्हें यकीन था कि वो कोई असली सैनिक होगा, ये जानते हुए भी कि वो नहीं है। उसने जो किया वो इतना अविश्वसनीय है कि अगर उन्होंने उसे बाइक से कुल्हाड़ी से वाइवन मारते नहीं देखा होता तो कभी यकीन नहीं करते। जोंग ग्यू हैरान है कि उन्हें पहले से क्षमताओं के बारे में पता है। उनमें से एक कहता है कि उसमें भी एक जागृत स्किल है, लेकिन वो केवल ड्राइविंग एबिलिटी है जो हाल ही में ज्यादा काम नहीं आई है। चोई हंसता है और मानता है कि वो जलता है क्योंकि उसमें कुछ भी जागृत नहीं हुआ है। जोंग ग्यू पूछता है कि क्या आसपास और भी बचे हुए हैं, और चोई हाँ कहता है। वो अभी ब्लॉक सी में है, लेकिन बहुत लोग नहीं बचे। लॉजिस्टिक्स सेंटर में एक समूह हुआ करता था, लेकिन राक्षस वहां भी इकट्ठा हो गए। ज्यादातर पर हमला हुआ, मारे गए या खा लिए गए। अब केवल 10 से 15 बचे हुए ब्लॉक ई के भूमिगत टर्मिनल में छिपे हैं। चोई कहता है कि वो इस्तेमाल करने लायक सड़क ढूंढने और आपूर्ति इकट्ठा करने निकले थे जब राक्षस ने हमला किया। दूसरा आदमी कहता है, खड़े होकर बात करने के बजाय जोंग ग्यू को उनके साथ वहां चलना चाहिए जहां वो B4 पर रह रहे हैं। वो वादा करता है कि राक्षस कभी वहां अंदर नहीं आ पाए, इसलिए वो सुरक्षित आराम कर सकते हैं और वो उन्हें कुछ स्नैक्स भी दे सकते हैं। MC ललचाता है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वो उन वाहनों की जांच करना चाहता है जिनका उन्होंने जिक्र किया था। उसे परिवहन की सख्त जरूरत है, इसलिए वो सावधान रहते हुए जाने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो अभी भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। जैसे ही वो जाते हैं, जोंग ग्यू चुपके से मरे हुए राक्षस से माना स्टोन प्राप्त करता है और अपने उप स्थान में स्टोर कर लेता है। खुश कि दोनों आदमियों को शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। अगर चीजें खराब हों तो वो हमेशा वहां बच सकता है। थोड़ी देर बाद वो एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिसने अकेले एक ओर्क को मार डाला है। चोई दौड़कर पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या हुआ। आदमी कहता है सब ठीक है। जाहिर है ओर्क गलती से भटक कर अंदर आ गया था। किस्मत से उसने उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बिना किसी को चोट पहुंचाए उसे गिरा दिया। फिर भी इससे वो जगह बहुत कम सुरक्षित लगने लगती है। ये सुनकर जोंग ग्यू की रूह कांप जाती है। एहसास होता है कि ये इलाका वाकई कितना खतरनाक है। उसके विचार तब रुकते हैं जब ओर्क को मारने वाला पूछता है कि वो कौन है। चोई समझाता है कि उसने उन्हें वाइवन से बचाया और वो पैक्स एफसी के लिए काम करता था। वो जोड़ता है कि जोंग ग्यू सच में बहुत मजबूत है क्योंकि उसने लंबी दूरी की कुल्हाड़ी फेंककर वाइवन को मारा। हर कोई हैरान है और जानना चाहता है कि उसमें किस तरह की क्षमता है। फिर एक महिला उसके पास दौड़ती है, रोमांचित कि उसने यंग सू और ब्योंग चोल को बचाया। वो इतनी खुश है कि थोड़ा नाचने लगती है। जल्द ही बाकी लोग इकट्ठा होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। प्रोटैगनिस्ट विनम्र बने रहने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने बस वही किया जो करना था। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाता है, चोई बीच में आता है और सबको कहता है कि बेचारे को घेरना बंद करो। फिर ओर्क को मारने वाला आदमी बोलता है, कहता है कि उन सब ने 10 साल से ज्यादा समय साथ काम किया है और यंग सू और ब्योंग चोल उसके लिए परिवार जैसे हैं। गहराई से आभारी वो अपना परिचय जिन मैक के रूप में देता है, डेह्यून एक्सप्रेस टर्मिनल का मैनेजर, और जोंग ग्यू को बचाने के लिए झुककर धन्यवाद भी देता है। उसके बाद जिन मैक MC को उनके शेल्टर की एक त्वरित जानकारी देता है। वो कहता है कि शायद ये पूरी तरह सुरक्षित ना हो, लेकिन बाहर रहने से बहुत बेहतर है। उनके पास लॉजिस्टिक सेंटर से खाना और पानी है, और वो उसे खुलकर खाने और ऐसे आराम करने को कहता है जैसे वो अपने घर पे है। जिन मैक कहता है कि उनकी आपूर्ति कुछ समय चलनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर वो हमेशा और ला सकते हैं। लेकिन तभी यंग सू बीच में काटता है और कहता है कि जिस लॉजिस्टिक सेंटर की वो बात कर रहे हैं वो चला गया है। हर कोई चुप हो जाता है, सदमे में घूरता है। जिन मैक जल्दी से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। चोई इसका समर्थन करता है, कहता है कि पूरी बिल्डिंग गायब हो गई, जो ठीक वजह है कि वाइवन ने उनका पीछा करना शुरू किया। बाकी लोग यकीन करने में संघर्ष करते हैं, सोचते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अचानक कैसे गायब हो सकती है। जिन मैक भी हिल जाता है, लेकिन आखिर में वो इसे स्वीकार कर लेता है। उन्होंने जो कुछ देखा है, अगर राक्षस असली हैं तो एक गायब बिल्डिंग भी असंभव नहीं है। जोंग ग्यू चुप रहता है, अनिश्चित कि कहीं लॉजिस्टिक्स सेंटर उसकी उपस्थान की शक्ति के कारण तो गायब नहीं हुआ। मैनेजर सबको स्थिर करने की कोशिश करता है। चाहे जो हुआ हो, उन्हें अभी भी सुरंग से गुजरना होगा। यहां इंतजार करने से हालात और खराब ही होंगे। वो उन्हें मजबूत रहने को कहता है। वो कहता है कि उनका समय उम्मीद से जल्दी आ गया, इसलिए उन्हें अभी सुरंग में जाना होगा। उत्साहित महिला भी कूद पड़ती है, सबको लॉजिस्टिक सेंटर के बिना भी आगे बढ़ते रहने का आग्रह करती है। उन्हें जबरदस्ती रास्ता बनाना होगा। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि इसका असली मतलब क्या है। मैनेजर कहता है कि सबका कहीं और घर है और उन तक पहुंचने के लिए उन्हें वाहन चाहिए, लेकिन सारी सड़कें बंद हैं। ये बात जोंग ग्यू का ध्यान खींचती है और वो वाहनों के बारे में पूछता है। मैनेजर कहता है कि उनके पास चलने वाले वाहन तो हैं, लेकिन हर सड़क कटी हुई है। उत्तर में एक गोल्फ कोर्स रास्ता रोकता है, पूर्व में कंटेनर सड़क पर ढेर हैं, और दक्षिण में योंगडोंग एक्सप्रेसवे तबाह हो चुका है। बस पश्चिम में सुरंग बची है, लेकिन वाइवन के एक झुंड ने उसे अपने कब्जे में ले रखा है। अब तक वो लॉजिस्टिक सेंटर से माल इकट्ठा करके जिंदा रहे, लेकिन उसके चले जाने से उनके पास सुरंग तोड़कर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैनेजर MC से कहता है कि उसे सुरंग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बंद सड़कें केवल वाहनों के लिए मायने रखती हैं,
और एक व्यक्ति अभी भी पैदल या बाइक से निकल सकता है, लेकिन एमसी कहता है कि उसे भी वाहन चाहिए, इसलिए सुरंग ही उसका सबसे अच्छा विकल्प है। मैनेजर इसे स्वीकार करता है और कहता है कि अगर वो गंभीर है तो उनके साथ शामिल हो सकता है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो तैयार है। साथ ही वो अपनी शक्तियों को छिपाए रखने का फैसला करता है। ये लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन वो लंबे समय से हताश हैं। इसका मतलब है कि शायद वो उसे सब कुछ नहीं बता रहे, और प्रोटैगनिस्ट समझता है कि ऐसा क्यों, इसलिए वो भी सावधान रहेगा। फिर वो मैनेजर से कहता है कि वो खुद सुरंग की जांच करना चाहता है। वो कहता है कि वो बस आगे जाकर वाइवन की टोह लेगा, लेकिन असल में वो अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता है। कुछ राक्षसों को मारना और माना स्टोन इकट्ठा करना चाहता है। उसे याद है कि पहले के राक्षसों को हराने के बाद उसने 5 जादुई पत्थर बचाकर रखे थे। ये उसके शिपिंग स्किल के कूलडाउन को 5 सेकंड तक कम करने के लिए काफी थे। इसने 3 नई शिपिंग स्किल्स भी अनलॉक कर दी। प्रेसिजन डिलीवरी, जो कभी नहीं चूकती। सिमल्टेनियस डिलीवरी, जो एक साथ 2 भेजती है। और ऑटोमेटिक डिलीवरी, जो चुनी हुई चीजों को एक टाइमर पर भेजती है। ये सब बढ़िया लगती हैं, लेकिन हर एक की कीमत 10 पत्थर है। जोंग यू उन्हें बुरी तरह चाहता है, भले ही उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया कि ऑटोमेटिक डिलीवरी कैसे काम करती है। वर्तमान में वापस वो अपने पहले से इकट्ठे किए माना स्टोन पर मुस्कुरा रहा है और इस टोही यात्रा पर और पाने की उम्मीद कर रहा है, या कम से कम वो ऐसा सोचता है। वो मूड जल्दी खत्म हो जाता है जब यंगसू, जिन आदमियों को उसने पहले बचाया था उनमें से एक, उसके साथ आ जाता है। एमसी पूछता है कि वो क्यों साथ आ रहा है। यंगसू कहता है कि अकेले बाहर जाना बहुत जोखिम भरा है। जोंग यू रूखेपन से बताता है कि यंगसू ही तो वाइवन से भाग रहा था। यंगसू इसे टाल देता है। खतरनाक हो या नहीं, वो उसे अकेला नहीं जाने दे सकता, और अगर हालात खराब हुए तो वो फिर से बच जाएगा। ये याद करते हुए कि यंगसू ने कहा था कि उसमें ड्राइवर की क्षमता जागृत हुई है, प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो किसी तरह का संदेश विंडो देख सकता है। यंगसू ना कहता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि कुछ क्षमता जागृत हुई है, बस वो अभी पूरी तरह से आई नहीं है। ये जवाब एमसी को और बेचैन कर देता है। रात होते होते वो एक बाइक पर बेतहाशा गति से दौड़ रहे हैं। जोंग यू को पसीना आने लगता है जब वो यंगसू को एक पैर से स्टीयर करते हुए देखता है, संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए। जब वो पूछता है कि वो क्या कर रहा है, यंगसू कहता है कि सड़क कारों से भरी है, इसलिए साफ देखना मुश्किल है। तभी उसे आगे एक वाइवन दिखाई देता है। जोंग यू तुरंत उसे रुकने को कहता है क्योंकि उसे बाहर कुछ नहीं दिख रहा। तब तक लगता है वाइवन ने भी उन्हें देख लिया है, और यंगसू घबराकर पूछता है कि अब क्या करें। एक सेकंड बाद एक प्रोजेक्टाइल वाइवन से टकराता है और एक ही वार में उसे गिरा देता है। यंगसू अवाक रह जाता है। जोंग यू शांत रहता है, उसे ध्यान केंद्रित करने और चलते रहने को कहता है। जब वो बात कर रहा होता है, वो चुपके से माना स्टोन उठाकर अपने उप स्थान में रख लेता है। कुछ ही देर बाद यंगसू को आखिरकार आगे सुरंग दिखती है और वो ब्रेक लगाता है। इससे पहले कि जोंग यू पूछ पाता कि वो क्यों रुका, उसे भी दिख जाता है। सुरंग के आसपास का इलाका राक्षसों से भरा पड़ा है। यंगसू डरा हुआ है, और प्रोटैगनिस्ट को हैरानी नहीं होती अगर वो बंदा पहले ही अपना आपा खोने वाला हो। जब एक राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगता है, यंगसू सोचता है कि उनका खेल खत्म। इलेक्ट्रिक बाइक के बाद भी उनके लिए इतने सारे वाइवन से आगे निकल पाना नामुमकिन है। जैसे ही यंगसू जम जाता है, जोंग यू को एहसास होता है कि उसे उपस्थान का इस्तेमाल करना ही होगा। वो अपना सिस्टम खोलता है और कूलडाउन को 30 सेकंड से घटाकर 5 करने के लिए अपने माना स्टोन खर्च करता है। यंगसू उलझन में पूछता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन एमसी जवाब नहीं देता। फिर राक्षस दहाड़ता है और आसपास का हर प्राणी उनकी तरफ दौड़ने लगता है। आखिरी सेकंड में जोंग यू चिल्लाता है, शिप, और एक प्रोजेक्टाइल गिरता है, राक्षस को मारता है और यंगसू को बचाता है। अभी भी घबराया हुआ यंगसू पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो उनके पीछे एक पोर्टल देखता है। मारने के बाद वो तेजी से पत्थर पकड़ता है और यंगसू को पास रहने को कहता है। यही एक तरीका है जिससे वो उसकी रक्षा कर सकता है। यंगसू सहमत होता है, पूरी तरह से खोया हुआ कि क्या हो रहा है या क्यों उनके पीछे एक लॉजिस्टिक सेंटर बैठा दिख रहा है। और राक्षस आते हैं, लेकिन जोंग यू जल्दी से एक को अपनी कुल्हाड़ियों से काट गिराता है। जैसे ही बाकी हमला करने को तैयार होते हैं, यंगसू घबराकर पीछे गिरता है और प्रोटैगनिस्ट के उप स्थान में जा गिरता है। एक राक्षस बैरियर से टकराता है, जबकि यंगसू सदमे में जमीन पर गिरता है। प्राणी संभलता है और दोबारा हमला करता है, लेकिन जोंग यू ठीक समय पर उप स्थान में खिसक जाता है। वो फिर से बैरियर से टकराता है, इससे पहले कि एक और कुल्हाड़ी उसे गिरा दे। यंगसू बस घूर सकता है। यकीन नहीं होता कि ज्यादा पागलपन किसमें है, लॉजिस्टिक सेंटर या वो उड़ती कुल्हाड़ियां। लेकिन एक बात साफ है, जोंग यू के लिए ये राक्षस बस एक परेशानी है और सुरंग बस एक और समस्या है जिसे वो आसानी से निपटा सकता है। यंगसू बेस पर वापस उन लोगों के बारे में सोचता है जो सुरक्षा और आपूर्ति के लिए डिलीवरी वाहन पर निर्भर हैं। सुरंग उनकी भागने की योजना का हिस्सा है। अगर वो इससे गुजर भी गए तब भी राक्षस बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एमसी अलग है। उसे यात्रा के लिए बस एक वाहन चाहिए, क्योंकि वो खुद खतरे को संभाल सकता है। एक पल के लिए यंगसू को जलन भी होती है। उसकी जैसी शक्ति के साथ वो अपने परिवार तक बहुत जल्दी पहुंच सकता था। इससे उसे हैरानी होती है कि आखिर उसे वाहन की जरूरत ही क्यों है। तभी उन्हें दिखता है कि राक्षस पीछे हट रहे हैं, और प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है कि वो अंधाधुंध हमला करने के बजाय पीछे हटने जितने स्मार्ट हैं। जब वो माना स्टोन इकट्ठा करता है, यंगसू वहां एक नीला पत्थर तैरता देखता है और पूछता है कि ये क्या है।
यंग सू हैरान दिखता है और पूछता है कि क्या उसने पहले कभी माना स्टोन नहीं देखा। यंग सू कहता है नहीं। तो एमसी समझाता है कि वो उनका इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में करता है। अब यंग सू समझता है और सोचने लगता है कि क्या कभी वो खुद भी इनका इस्तेमाल करेगा। इससे ये भी समझ आता है कि यंग सू ने पहले ऑर्क से पत्थर लेने की जहमत क्यों नहीं उठाई। फिर वो बताता है कि ऐसी शक्तियों के साथ वो अकेला पूरी सुरंग साफ कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी योजना ऐसी कभी नहीं थी। वो सिर्फ चारों तरफ देखने आया था और अगर हालात संभलने लायक लगे तो वो अपनी ताकत दिखाए बिना चुपके से निकल जाना चाहता था। यंग सू साथ आने के लिए माफी मांगता है, लेकिन जोंग यू कहता है कि कोई बात नहीं। उसे वैसे भी सुरंग का रास्ता नहीं पता था, इसलिए यंग सू के बिना वो इतनी दूर तक नहीं आ पाता। वो अब लौटने का सुझाव देता है क्योंकि वाइवर्न पीछे हट गए हैं, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकते हैं। फिर यंग सू पूछता है कि एमसी कितनी दूर जाने की कोशिश कर रहा है अगर उसे इतनी बुरी तरह वाहन चाहिए। वो कहता है कि वो अपने परिवार के पास जा रहा है, पूरे रास्ते उइजियांगबू तक, गंगनम के पास। ये सुनकर यंग सू चौंक जाता है क्योंकि वो भी उसी दिशा में जा रहा है। वो कहता है कि वो रास्ते में इंचियोन जा रहा है और पूछता है कि क्या वो तब तक उसके साथ आ सकता है। जोंग यू हिचकिचाता है, लेकिन यंग सू आगे कहता है भले ही वो सुरंग पार कर ले, उसे यकीन नहीं कि वो सुरक्षित घर पहुंच सकता है। उसकी ड्राइवर क्षमता लड़ाई में ज्यादा मदद नहीं करेगी, लेकिन चूंकि प्रोटैगनिस्ट राक्षसों को हरा सकता है, उसके साथ रहने से उसे अपने परिवार को फिर से देखने का असली मौका मिलता है। बदले में वो वादा करता है कि एमसी को गंगनम किसी और से ज्यादा तेजी से पहुंचाएगा, उसे धीमा नहीं करेगा और खाने में भी मदद करेगा। जोंग यू सोचने लगता है कि ये डील सही लगती है। यंग सू सच में गाड़ी चला सकता है और उससे भी जरूरी, उसके साथ रहने से उसकी शक्तियों को छिपाने में मदद मिल सकती है। दोनों पक्षों को इससे कुछ न कुछ मिलता है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को चिंता है कि अगर लोगों को पता चला कि वो क्या कर सकता है तो वो उसका इस्तेमाल करने या उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये बहुत ज्यादा शक करना है, लेकिन वो सावधान रहना पसंद करता है। तो आखिर में एमसी यंगसू को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। यंगसू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे कोई बच्चा कैंडी की दुकान में पहुंच गया हो। फिर वो उसे बताता है कि वो सुरंग साफ कर देगा, लेकिन यंगसू को उसकी शक्ति को गुप्त रखना होगा और किसी और को शामिल होने से रोकना होगा। यंगसू जल्दी से सहमत होता है और जोंग यू की मदद करने का वादा करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब सहयोग करें और दूर रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ज्यादा उत्साहित यंगसू सबके सामने बोल पड़ता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी जागृत शक्ति से सुरंग साफ करने वाला है और उन्हें बस बाहर इंतजार करना है। जोंग यू अविश्वास से घूरता रह जाता है। यंगसू ने तो सब कुछ उजागर कर दिया। बाकी लोग स्तब्ध हैं, फिर एमसी को दिखाने के लिए उत्सुक हैं कि वो क्या कर सकता है, जबकि यंग सू गर्व से समझा रहा है वो बस अपनी किस्मत को कोस सकता है, जानते हुए कि उसे मुश्किल स्थिति में धकेल दिया गया है। आखिर में प्रोटैगनिस्ट आगे आता है और कहता है कि वो सुबह तक सुरंग साफ कर देगा ताकि सब जा सकें। उसके लिए उनकी मदद करना सबसे अच्छा कदम है, खासकर तब जब लोगों को शांत रखने के लिए अभी भी पर्याप्त खाना है। लेकिन एक बार वो खत्म हो गया तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए सुरंग साफ करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। तभी मैनेजर एमसी के पास चलकर आता है। वो कहता है कि वो जोंग यू की शक्तियों के बारे में नहीं पूछेगा या उसके राज नहीं खोदेगा। इसके बजाय वो बस अपना सम्मान दिखाता है। वो सबकी मदद करने का चुनाव करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। फिर वो अपने रखे हुए खाने में से कुछ देने की पेशकश करता है, जो प्रोटैगनिस्ट को अचंभित कर देता है। इतनी दयालुता को पचाना मुश्किल है। मैनेजर कहता है कि एमसी ने सिर्फ सुरंग की टोह लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, तो उसे थोड़ा खाना देना तो कम से कम वो कर ही सकते हैं। अब जबकि वो सबके लिए रास्ता साफ कर रहा है, उन्हें लगता है कि सिर्फ धन्यवाद काफी नहीं है। फिर भी जोंग यू कहता है कि उसके अपने कारण है और इसे बड़ी बात न बनाने को कहता है। वो उन्हें अपने परिवारों के लिए खाना बचाने को कहता है, लेकिन सोल बीच में आता है और कहता है कि उसे भी लेना चाहिए क्योंकि उसका भी परिवार उसका इंतजार कर रहा है। उस पल में प्रोटैगनिस्ट गौर करता है कि हर कोई अपने प्रियजनों को फिर से देखना कितनी बुरी तरह चाहता है। ये बात उसे गहराई से छूती है और वो तय करता है कि वो उन्हें निराश नहीं कर सकता। अगली सुबह आती है और सुरंग के प्रवेश द्वार पर जोंग यू सबको पीछे रहने को कहता है और वो सुरंग में पैडल मारता है, इसे साफ करने और जिंदा लौटने का इरादा लिए। जैसे जैसे वो अंदर गहराई में जाता है, उसे आगे राक्षस दिखते हैं। फिर लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले उसका दिमाग बचपन में चला जाता है। एक छोटा जोंग यू अपनी बहन से लड़ाई के बाद आंख सहलाता हुआ दिखता है। वो शिकायत करने अपने पिता के पास दौड़ता है, जो बस एक और बहस छेड़ देता है जब तक दोनों बच्चे उनके सामने फिर से लड़ने नहीं लगते। उनके पापा बस हंसते हैं और कहते हैं कि वो दोनों जरूर करीब होंगे। वो मानते हैं कि वो इकलौती संतान के रूप में बड़े हुए और हमेशा उन भाई बहनों से जलते थे जिनके बीच ऐसा बंधन था, और कहते हैं कि एक दिन वो समझेंगे कि परिवार वाकई कितना जरूरी है। फिर उनकी माएँ दौड़ती हुई आती हैं और जल्द ही माता पिता भी बहस करने लगते हैं। फिर भी जोंग यू अपने चारों ओर परिवार की वो गर्माहट महसूस करता है। कहानी पिछली रात में वापस जाती है जब एमसी ने देखा कि हर कोई अपने परिवारों से मिलने के लिए कितना उत्साहित था और उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। वो जानता है कि वो सब उस पर रास्ता साफ करने का दारोमदार रख रहे हैं, इसलिए वो रात यही उम्मीद करते बिताते हैं कि वो उन्हें सुरक्षित रख सके। आधी रात के बाद जब बाकी सब सो रहे होते हैं, सोल बाथरूम जाने के लिए उठता है। तभी उसे एहसास होता है कि जोंग यू गायब है। उसने बाहर के पहरेदारों से पूछा और वो कहते हैं कि वो थोड़ी देर पहले हवा खाने बाहर गया था। उत्सुक सोल आगे चलता है, इधर उधर देखता है और आखिरकार प्रोटैगनिस्ट को पा लेता है। वो पूछता है कि वो सो क्यों नहीं रहा और जोंग यू कहता है कि उसे वहां अंदर नींद ही नहीं आती।
फिर सोल आगे देखता है और खाने और सामान से लदे एक वाहन को देखकर ठिठक जाता है, हक्का बक्का। वो पूछता है कि एमसी इतना सब क्यों दे रहा है। वो आराम से कहता है कि उसने सिर्फ आधा लादा ताकि वाहन बहुत भारी न हो जाए, और ये फिर भी सबके लिए काफी से ज्यादा है। सोल और भी चौंक जाता है जब प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि ये आखिरी वाहन था जिसे उसे भरना था। इसका मतलब बाकी 15 भी ऐसे ही लदे हुए थे। जोंग यू जल्दी से सोल से कहता है कि चुप रहे। अभी भी उलझन में सोल पूछता है कि अगर वो ये सब दे रहा है तो उनकी अपनी यात्रा के लिए क्या बचेगा। जोंग यू इसे हल्के में लेता है और कहता है कि उनके पास अभी भी बहुत है। सोल अवाक है। एमसी ने कुछ पूरे गोदामों से ज्यादा आपूर्ति दे दी। वो सोच भी नहीं सकता कि उसके पास कितना बचा होगा। वर्तमान में वापस प्रोटैगोनिस्ट आसानी से राक्षसों को काट गिराता है। लड़ते हुए वो सोचता है कि ये कितना आसान होता अगर वो सबको अपने उप स्थान में डालकर सुरक्षित ले जा सकता, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसके मौजूदा स्तर पर यह असंभव है। हालांकि अगर वो उप स्थान स्तर 2 पर पहुंच जाए तो वो 20 लोगों तक को ले जा सकता है। स्तर बढ़ाने के लिए उसे कम से कम 100 माना स्टोन चाहिए। गिनती करने के बाद जोंग यू का अनुमान है कि केवल लगभग 40 राक्षस बचे हैं और कुछ पहले ही भाग रहे हैं। यहां स्तर बढ़ाने के लिए इतना काफी नहीं होगा, इसलिए उसे अनुभव हासिल करने के लिए कोई और तरीका चाहिए, खासकर अगर वो कभी अपने परिवार को उप स्थान में लाना चाहता है। तभी एमसी भागते राक्षसों के बीच कुछ अजीब नोटिस करता है। करीब से देखने पर उसे एक बड़ा ज्यादा खूंखार वाइवन दिखता है, साफ तौर पर कोई बॉस। जोंग यू को भी यकीन नहीं कि ये क्या है। दृश्य सुरंग के बाहर इंतजार कर रहे समूह पर कटता है, जो ज्यादा से ज्यादा घबरा रहे हैं कि कहीं वो अंदर ठीक तो है। आखिरकार वो अपनी साइकिल चलाता हुआ बाहर आता है, जैसे अभी एक आरामदायक सवारी पर गया हो। उसकी वर्दी खून से लथपथ है और हर कोई चुप्पी में देखता है जब तक वो मुस्कुराता नहीं। फिर सब जयकार करते हैं। राहत मिलती है कि उसने कर दिखाया। अब आखिरकार अलग होने और अपने परिवारों की ओर लौटने का समय है। वो मैनेजर का साथ देने और सुरक्षित यात्रा की शुभकामना देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जोंग यू उनसे कहता है कि अगर मुसीबत आए तो उन्हें कार्गो होल्ड खोलना चाहिए। उसने अंदर एक छोटा सा सरप्राइज छोड़ा है जो मदद कर सकता है। उत्सुक लेकिन आगे बढ़ने को तैयार, वो अपने ट्रकों में चढ़ते हैं और धीरे धीरे ट्रैफिक से गुजरते हैं। एक बार सुरंग पार करने के बाद वो एक आखिरी बार हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ट्रक में जोंग यू यात्री सीट पर बैठा अभी भी सुरंग वाले राक्षस के बारे में सोच रहा है। उसे यकीन भी नहीं कि वो सच में वाइवन था, क्योंकि वो अच्छी तरह देख पाता उससे पहले ही भाग गया। शायद वो कोई नेता था या शायद बाकियों का कोई वयस्क रूप। फिर उसके विचार ट्रक के नीचे एक बीमार कर देने वाली कुरकुराहट से कट जाते हैं। टायरों के पास उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने लाशों के ऊपर से गाड़ी चलाई है, और ड्राइवर का चेहरा उतर जाता है जब हड्डियां उनके नीचे चटकती हैं। जोंग यू अपने दोस्त के चेहरे पर अपराध बोध देखता है, लेकिन आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। सड़क शवों और मलबे से अटी पड़ी है। प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि अगर उसकी सेना से छुट्टी सिर्फ 3 महीने बाद हुई होती तो शायद उसका हाल भी उन मरे सैनिकों जैसा होता। ये उनकी कल्पना से भी बदतर है। राक्षस अब भी अवशेषों को खा रहे हैं। अचानक सोल उसे आवाज लगाता है, उसे वापस वर्तमान में खींचता है। जब जोंग यू ऊपर देखता है तो सड़क अवरुद्ध दिखती है। सोल कहता है कि कंटीले तार ऐसे लगते हैं जैसे सेना ने कुछ बंद करने के लिए लगाए हों, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता चाहिए होगा। वो दूसरे पुल का सुझाव देता है, लेकिन तब एमसी इस पुल के दूर वाले छोर पर कुछ देखता है। करीब से देखने पर उन्हें एक नए तरह का राक्षस दिखता है, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, और साफ हो जाता है कि सेना किसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जबकि सोल घबराने लगता है और वापस मुड़ने का सोचता है, जोंग यू को अपने उपस्थान का स्तर बढ़ाने का सही मौका दिखता है। वो दोनों तरफ से बंद एक संकरे फुटपाथ को देखता है और जल्दी से कहता है कि उन्हें वहां से गाड़ी निकालनी चाहिए। वो कहता है कि उसके पास बिना पीछे हटे निकलने का तरीका है, और उत्साह से सोल को ट्रक को पैदल पथ पर जबरदस्ती चलाने को कहता है। सोल ये सोचकर भयभीत है कि यह कितना खतरनाक लगता है, खासकर जब एक ओर्क उत्परिवर्ती शिकारी कुत्तों के बीच प्रकट होता है और एक पल के लिए झुंड को तितर बितर करता है। राक्षस साफ तौर पर एक ही तरफ नहीं है। भले ही ओर्क बड़ा और मजबूत है, शिकारी कुत्तों की संख्या ज्यादा है और वो बिना दया के उसे फाड़ डालते हैं। खून और मांस हर तरफ उड़ता है और दोनों बस देख सकते हैं। सोल डरा हुआ है, और ये जानते हुए भी कि जोंग यू क्या कर सकता है, उसे फिर भी ये योजना पागलपन लगती है। वो घबराकर पूछता है कि क्या वो सच में पुल पार करने की योजना बना रहा है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट शांत रहता है। बिल्कुल, ये सोल की सोच से आसान है। जैसे ही सोल खुद को संभालने की कोशिश करता है, एमसी अचानक पूछता है कि क्या उसने कभी कोई ऐसा खेल सुना है जहां 3 प्रजातियां एक दूसरे से लड़ती हैं। ये स्टारक नाम का एक अंतरिक्ष रणनीति खेल है, लेकिन सोल बड़ा है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है। इसलिए जोंग यू एक त्वरित व्याख्या देता है। उसका पसंदीदा नक्शा वो था जहां आप सीमित इकाइयों और भूभाग के स्मार्ट उपयोग से दुश्मनों की लहरों को रोकते हैं। उसे ये सेटअप लगभग वैसा ही लगता है। सोल को अभी भी नहीं पता कि उसने इसका जिक्र क्यों किया, लेकिन कोई बात नहीं, उसे बस निर्देशों का पालन करना है। पहला कदम है ट्रक को कंटीले तारों में पीछे करना, उन्हें गिराना और जितना हो सके शोर मचाना, ताकि उत्परिवर्ती शिकारी कुत्ते अपने भोजन से ध्यान हटा दें। उसके बाद प्रोटैगोनिस्ट की बारी है। वो अपना सिस्टम सक्रिय करता है और एक स्किल अनलॉक करता है जिसे इस्तेमाल करने की उसने योजना नहीं थी, लेकिन अब ये एकदम सही है। ऑटो शिपिंग। वो इसे पाने के लिए 10 माना स्टोन खर्च करता है, फिर बाकी का उपयोग डिलीवरी स्पीड बढ़ाने में करता है। सिस्टम तुरंत जवाब देता है, इसे 100 किमी प्रति घंटे तक बढ़ा देता है। एक बार तैयार होने पर
जोंग यू उत्परिवर्ती शिकारी कुत्तों को आवाज़ लगाता है। उन्हें खाना खत्म करने के बाद उसका पीछा करने का न्योता देता है। वो दौड़ते हैं, लेकिन पर्याप्त तेज नहीं। एक डबल डोर फ्रिज उनकी तरफ रॉकेट की तरह आता है और झुंड को तहस नहस कर देता है। और एक फ्रिज इसका अंत नहीं है, और लगातार उड़ते आते हैं और सेकंडों में जोंग यू 12 माना स्टोन इकट्ठा कर लेता है। बेहतर रेंज और तेज निशाना जो उसने सुरंग साफ करते समय अभ्यास किया था, पूरी तरह से रंग लाता है। उसने पहले कुल्हाड़ियों के बारे में सोचा था, लेकिन इस अपग्रेडेड डिलीवरी स्किल के साथ फ्रिज ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। उसने पहले ही सीख लिया था कि प्रेसिजन डिलीवरी स्किल पूरी तरह से लक्ष्य का पीछा नहीं करती। ये केवल गति के आधार पर रास्ते को थोड़ा सा सही करती है। तेज उत्परिवर्ती शिकारी कुत्तों के खिलाफ 100 किमी प्रति घंटे से जाने वाली कुल्हाड़ी फिर भी चूक सकती है। एक फ्रिज, हालांकि बहुत बड़ा और भारी है, एक साथ कई को मिटा सकता है। एक हल्की सी टक्कर भी कई शिकारी कुत्तों को कुचल सकती है। साथ ही ऑटो शिपिंग स्किल पूरी चीज को आसान बनाती है। जोंग यू को अब हर कोण पर नजर भी नहीं रखनी पड़ती। सिस्टम जो भी करीब आता है उसे संभाल लेता है, तो फिलहाल वो बाकी पर ध्यान दे सकता है। शिकारी कुत्ते बार बार अंदर घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन उड़ते फ्रिज ने हर कोशिश को ध्वस्त कर दिया। इस सब के बीच यंग सू ने पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसे लगा था कि जोंग यू सिर्फ कुल्हाड़ी फेंकने तक सीमित है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अगले स्तर का था। हर 2 सेकंड में फ्रिज उड़ रहे थे, इतने सारे थे कि कोई मतलब ही नहीं बनता। यंग सू समझ नहीं पाया कि लॉजिस्टिक्स सेंटर में इतने सारे क्यों थे। वो ये भी सोचने लगा कि कहीं जोंग यू का सिस्टम उन्हें भी कुल्हाड़ियों की तरह रिफिल तो नहीं कर रहा। फिर भी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये फ्रिज के साथ कैसे काम कर सकता है, और बस अवाक खड़ा रहा। वो इतना खोया हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जब जोंग यू चलकर आया और आराम से पूछा कि क्या उसे स्नैक चाहिए। आखिरकार यंग सू ने सबूत जोड़े और वो सवाल पूछा जो उसके दिमाग में था, क्या जोंग यू की आपूर्ति वाकई अनंत थी? इस सवाल ने जोंग यू को अचंभित कर दिया। उसने मान लिया था कि यंग सू ने इसका पता पहले ही लगा लिया था, लेकिन साफ है कि नहीं। अब तक यंग सू को विश्वास था कि जोंग यू कुल्हाड़ियों को वापस उठाकर हर थ्रो के बाद रिचार्ज कर रहा है। उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि आपूर्ति असीमित हो सकती है। सच तो आसान था। जोंग यू सिर्फ इसलिए कुल्हाड़ियां इकट्ठा करता था ताकि वो आसपास पड़ी रहकर गलती से किसी को चोट न पहुंचाए। इस स्पष्टीकरण के साथ भी यंग सू अभी भी अनंत वस्तुओं की बात को समझने में संघर्ष कर रहा था। एक पल बाद जोंग यू ने फिर पूछा कि क्या उसे कुछ खाने को चाहिए। ऐसे दिन के बाद यंग सू ने कहा कि एक कोक जीरो और एक डोनट काफी से ज्यादा है। तो उन्होंने शांति से खाया, जबकि डिलीवरी सिस्टम उत्परिवर्ती शिकारी कुत्तों को ध्वस्त करता रहा। यंग सू को थोड़ी शर्म महसूस हुई जोंग यू पर शक करने और इतना अनजान होने के लिए, लेकिन वो फिर भी खाने के लिए आभारी था, भले ही वो असीमित भंडार से आया हो। जोंग यू को बांटने में खुशी थी और उसने यंग सू का शुरू से भरोसा करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अगर यंग सू को कुछ भी चाहिए तो वो बस पूछें, क्योंकि उसके पास लगभग सब कुछ है। यंग सू हालांकि किसी और की दयालुता पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहता था। जोंग यू ने राक्षसों को साफ करके और उसे तेजी से घर पहुंचाने में मदद करके पहले ही जरूरत से ज्यादा कर दिया था। एक बार जब वो पुल पार कर गए, यंग सू ने कहा कि घर पहुंचने में अब बस 1 और घंटा लगेगा। जोंग यू को यह सुनकर खुशी हुई, हालांकि वो अभी भी यंग सू के डर को महसूस कर सकता था कि वहां क्या इंतजार कर रहा होगा। यंग सू बस उम्मीद कर रहा था कि उसका परिवार सुरक्षित हो, और जोंग यू उस भावना को किसी से बेहतर समझता था। वो अपने माता पिता और बहनों के लिए भी चिंतित था। उसके लिए एक और काम करने की चाह में जोंग यू ने यंग सू के फटे कपड़ों पर गौर किया और सोचा कि उसे ऐसे हाल में घर नहीं जाना चाहिए। चूंकि शिकारी कुत्ते अभी भी निपटाए जा रहे थे, उनके पास कपड़ों की समस्या ठीक करने का समय था। अब बस एक स्टाइल चुनना बाकी था जो यंग सू को पसंद आए। और मदद लेने में अजीब महसूस करने के बावजूद यंग सू ने मना नहीं किया। उसने सोचा कि जोंग यू के पास शायद वही हो जो उसे चाहिए। एविएटर सनग्लासेस और एक कूल जैकेट एपोकलिप्स में एक टॉप ड्राइवर के लिए बिल्कुल सही। लगभग तब आखिरी शिकारी कुत्ते लगभग खत्म हो चुके थे। नई पोशाक ने यंग सू को एक अच्छा बढ़ावा दिया, और अब जबकि उसे ट्रक पर भी भरोसा था, वो चलने को तैयार था। उसने इतनी तेज और साफ सुथरी ड्राइविंग की कि फॉर्मूला 1 रेसर्स भी प्रभावित हो जाते। जोंग यू के पास संभलने का मुश्किल से समय था, इससे पहले कि यंग सू ने गैस पर पूरा जोर लगा दिया। पीछे छूटे कुछ शिकारी कुत्तों के पास कोई मौका नहीं था जब ट्रक संकरी सड़क पर फाड़ता हुआ निकला। यंग सू बिजली की तरह दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जोंग यू अपनी जान बचाने के लिए लटका हुआ था। जब ट्रक टूटी सड़कों पर ऐसे उछल रहा था जैसे वो एकदम चिकनी हो। उसने यंग सू से धीरे चलने की भीख मांगी, लेकिन बेकार था। उसे लगा जैसे उल्टी आ जाएगी। सौभाग्य से पागलपन भरी सवारी ज्यादा देर नहीं चली। वो आखिरकार यंग सू के घर, या जो कुछ बचा था, पहुंच ही गए। उसका घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। यंग सू अपने घर के आसपास के मलबे को घूरता रह गया। नुकसान इतना बुरा था कि उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि इमारतें सिर्फ पुरानी होने की वजह से गिरी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने ही दरवाजे पर खड़ा था, ये देखने से बहुत डरा हुआ कि अंदर क्या है। एक विचार उसे कुचलता रहा, अगर उसका परिवार वहां नहीं था तो क्या? इससे भी बुरा, अगर उसने दरवाजा खोला और उनके शव मिले तो? वो खुद को बताता रहा कि वो सुरक्षित हैं, कि दरवाजा खोलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हिल नहीं पाया। डर से जमा हुआ वो बस खड़ा रहा, जबकि जोंग यू पीछे से देखता रहा, ठीक ठीक जानते हुए कि वो क्या महसूस कर रहा है। यंग सू ने पागलों की तरह गाड़ी चलाई थी। 1 घंटे की यात्रा को 20 मिनट में बदल दिया, क्योंकि वो अपने परिवार को फिर से देखने के लिए बेताब था।
लेकिन अब जो कुछ वो पा सकता था उसका सामना करते हुए वो खुद दरवाज़ा नहीं खोल सका। वो जानता था कि दूसरी तरफ बुरी खबर उसे तोड़ सकती है। ये देखकर जोंग यू ने आगे बढ़कर यंगसू के कंधे पर हाथ रखा और उसके लिए दरवाज़ा खोलने की पेशकश की। यंगसू वहीं खड़ा रहा, डर और हताशा के बीच फंसा हुआ, लगभग रोते हुए। उसने जोंग यू से ऐसा करने की विनती की। जोंग यू उस आतंक को समझता था और दरवाजे तक चला गया। अगर वो यंगसू की जगह होता तो वो भी चाहता कि कोई और खोले। उसने यंगसू को एक आखिरी बार आश्वस्त करने के लिए मुड़ा और कहा कि वो खोलने वाला है, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ हैंडल को छूता, दरवाजा अंदर से खुल गया। जोंग, ग्यू और यंगसू दोनों जम गए। यंगसू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी पत्नी और बेटी को वहां खड़ा देखा। उसकी पत्नी ने धीरे से उसका नाम लिया और उसकी बेटी चिल्लाई, डैडी! यंगसू की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और वो भी उसके ठीक बाद टूट पड़ा। वो उसके पास दौड़ी और तीनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो कभी जाने नहीं देना चाहते। थोड़ी दूर जोंग यू चुप रहा और उन्हें जगह दी। आंसुओं के बीच यंगसू ने अपनी पत्नी से पूछा कि उसे दरवाजा खोलने का कैसे पता चला। उसने समझाया कि उसने बाहर आवाजें सुनी और झरोखे से उसे देखा तो उसने खोल दिया। अभी भी रोते हुए उसकी बेटी ने अचानक कहा, पापा, मैं आपसे नफरत करती हूं। आपको इतनी देर क्यों लगी? मैं बहुत डर गई थी। थोड़ी देर बाद यंगसू की पत्नी ने पीछे खड़े जोंग यू को देखा और पूछा कि वो कौन है। तब जाकर यंगसू को याद आया कि वो वहां है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, जोंग यू की दृष्टि धुंधली हुई और वो अचानक गिर पड़ा। यंगसू ने उसे आवाज दी, लेकिन जोंग यू कुछ सुन नहीं सका। उसका शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था और 3 या 4 दिन बिना असली नींद के आखिरकार थकावट ने उसे गिरा दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया और वो एक सपने में बह गया। इसमें उसे चोट लगी, किसी मुक्के से नहीं, बल्कि एक तकिए से। उसकी बड़ी बहन सोल एक मुस्कान के साथ उसके ऊपर खड़ी थी और उसने उसे फिर से मारा, उसे पीछे गिरा दिया। जोंग यू चिल्लाकर पूछने लगा कि उसने इतनी जोर से क्यों मारा। दर्द हुआ, लेकिन सोल ने बस आंखें घुमाई और कहा कि वो तो कुछ था ही नहीं। उसे रोने वाला बच्चा बुलाया। शिकायत करने को तैयार जोंग यू अपने पिता को बताने गुस्से में चला गया, जबकि सोल वहां ऐसे खड़ी रही जैसे उसने तकिया लड़ाई का खिताब जीत लिया हो। फिर सपना बदल गया। उनके पिता जोंग यू और उसकी छोटी बहन के साथ बैठे थे। भाई बहन की एक और लड़ाई को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन्हें बताया कि परिवार तब भी मायने रखता है जब वो एक दूसरे की नसों पर चढ़ते हैं, और एक दिन जोंग यू समझेगा कि वो छोटी छोटी लड़ाइयां वाकई कितनी कीमती हैं। एक पल बाद उनकी माएँ अंदर घुसी और रात के खाने में मदद न करने के लिए उनके पिता को डांटा। उसके पूछने के बाद दृश्य फिर से बदल गया, पूरे परिवार के साथ खाना खाते, हंसते और बात करते हुए। जब वो खा रहे थे, उसकी माँ ने सोल को एक संदिग्ध नजर से देखा और पूछा कि क्या वो किसी को पसंद करती है, ये देखते हुए कि वो हमेशा अपने फोन पे लगी रहती है। थोड़ी घबराई, सोल ने कहा कि वो बस हर समय दोस्तों को मैसेज कर रही है। ये अब सामान्य है। बाहर से परिवार गर्मजोशी और खुशियों से भरा लग रहा था। फिर जोंग यू के पिता ने बॉक्सिंग में सोल की रुचि का जिक्र किया और स्थानीय मिडिल स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब का सुझाव दिया। एक मुस्कान के साथ सोल ने माना कि बॉक्सिंग ही असली कारण था कि उसने वो स्कूल चुना। जोंग यू मिडिल स्कूल सुनते ही चौंक गया। 1 साल बाद वो भी सोल वाले उसी मिडिल स्कूल में जाने वाला था। वो दोस्त बनाने और मजे करने को लेकर उत्साहित था, लेकिन चीजें जल्दी ही खराब हो गईं। दोस्त बनाने के बजाय जोंग यू को हर दिन बड़े छात्रों द्वारा धमकाया जाने लगा। वो उसे पीटते, उसका मजाक उड़ाते, और जोंग यू नरम दिल होने के कारण कभी पलट कर नहीं लड़ा। वो बस दिन ब दिन सहता रहा। फिर एक दिन किसी ने हस्तक्षेप किया। सोल एक तूफान की तरह दिखी। एक डरावनी घूर के साथ उसने एक बदमाश की बांह पकड़ी और एक ही मुक्के से तोड़ दी। जोंग यू को अपनी बहन को बचाते देख राहत मिली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अपने भाई की कमजोरी से चिढ़कर सोल ने घोषणा कर दी कि उसकी ट्रेनिंग अभी शुरू होती है, और इस तरह अपनी क्रूर बहन के अधीन जोंग यू का कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये कठिन था, लेकिन काम कर गया। कुछ ही समय में किसी बदमाश ने उसे फिर से तंग करने की हिम्मत नहीं की और जिंदगी आखिरकार शांत हुई। उसने दोस्त बनाए, मजे किए और मिडिल स्कूल काफी आराम से गुजार दिया। फिर एक दिन उसकी छोटी बहन नर्सिंग स्कूल में दाखिल हो गई, जिसने जोंग यू और सोल दोनों को हैरान कर दिया। जब जोंग यू अपने बिस्तर पर लेटा अपने PS5 के साथ मुश्किल से ध्यान दे रहा था, तभी वो पल आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके पिता अंदर आए और कहा कि समय आ गया है। जोंग यू को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब आया तो जोर का झटका लगा। उसे सेना में भर्ती होना था। पूरा परिवार चिंतित था। भले ही जोंग यू ने बहादुर बनने की कोशिश की। बाहर से वो मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से कांप रहा था। वो अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहता था। उसके बाद बाकी इतिहास था। धीरे धीरे जोंग यू ने आंखें खोली। वो एक अपरिचित बिस्तर में उलझन और थोड़े डर के साथ उठा। उसे याद आया कि यंगसू का परिवार मिलने के बाद वो यंगसू के दरवाजे के बाहर गिर पड़ा था, और उसके बाद कुछ नहीं। उसके विचार सीधे सबसे बुरे पर पहुंच गए। क्या यंगसू ने उसे धोखा दिया? बिना सोचे उसने अपना पोर्टल खोला और एक भारी कुल्हाड़ी निकाली, उसे कसकर पकड़ लिया। फिर एक गर्म शांत आवाज ने उसकी घबराहट को चीरा और जोंग यू ने मुड़कर यंगसू की पत्नी और बेटी को मेज पर देखा।
उलझी हुई नजरों से उसे देख रही थीं। तब उसे समझ आया, वो यंगसू के घर के अंदर था। उसने नजर घुमाई तो यंगसू को गहरी नींद में पूरी तरह से बेहोश पाया। तब जोंग को एहसास हुआ कि वो दरवाजे पर ही शुद्ध थकावट से गिर पड़ा होगा। यंगसू की पत्नी ने समझाया कि वो बेहोश हो गया था और तब से अचेत था। वो जितना जानता था उससे कहीं ज्यादा थका हुआ था। किम ने अपने हाथों में कुल्हाड़ी को देखा, उलझन में कि आखिर उसने इसे निकाला क्यों था। उसने झट से इसे वापस पोर्टल में डाल दिया, उम्मीद करते हुए कि यंगसू की पत्नी ने नोटिस नहीं किया। जब उसने पूछा कि वो कितनी देर से बेहोश था, उसने कहा बस कुछ घंटे। फिर उसका लहजा नरम पड़ा। यंगसू की पत्नी ने उसे यंगसू को बचाने और घर लाने के लिए धन्यवाद दिया। जिस तरह से उसने उसे देखा और थोड़ा झुकी, उससे किम असहज हो गया। उसे इस तरह धन्यवाद दिए जाने की आदत नहीं थी और उसने ये सोचकर टालने की कोशिश की कि यंगसू ने भी तो उसकी मदद की थी। ये सब उसका ही किया नहीं था। तभी यंगसू आखिरकार जागा, अभी भी आधी नींद में। जितना भी सुस्त था, उसने अपनी पत्नी का समर्थन किया और कहा कि किम ने जितना माना उससे कहीं ज्यादा किया है। यंगसू के लिए किम को यहां चलाकर लाना उस बार बार बचाए जाने के सामने कुछ नहीं था। उसने ये भी कहा कि उसके साथ या बिना किम किसी तरह निकल ही जाता। फिर यंगसू की पत्नी ने विषय बदला और कहा कि सबको भूख लगी होगी। माहौल जल्दी हल्का हुआ और किम के पेट ने उसकी ओर से जवाब दे दिया। उसने युगों से कुछ नहीं खाया था। उसने कहा कि यंगसू ने किम के जागने तक खाने से इनकार कर दिया था। इससे किम मुस्कुराया। जाहिर है यंगसू चाहता था कि सब साथ खाएं और जल्द ही वो बैठ गए। उसके सामने किमची स्टू का एक कटोरा रखा गया और उसे देखते ही उसे भूख लगाई। इसकी खुशबू उसकी माँ की यादें ताज़ा कर गईं। यंगसू की पत्नी ने खाने के लिए माफी मांगी, लेकिन किम को परवाह नहीं थी। ये उसका पसंदीदा खाना था। उसने जो कुछ झेला था उसके बाद इससे ज्यादा उसे कुछ सुकून नहीं दे सकता था। पहला निवाला जोरदार लगा। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक साथ जाग गया। स्वाद और गर्माहट लगभग असत्य लग रही थी और ये उसे वापस अपने परिवार के साथ खाना खाने आसान दिनों में ले गया। लेकिन जब खाना खत्म हुआ, उदासी उस पर हावी हो गई। 3 महीने में पहली बार उसने कुछ ऐसा खाया जो घर जैसा लगा और अपने परिवार की याद एक साथ बहुत जोर से आई। बाकियों ने गौर किया और बात धीरे धीरे वापस यात्रा पर मुड़ गई। जब यंगसू ने कहा कि उनका अगला पड़ाव गंगनम है, किम जम गया। पहले तो वो ठीक से समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। फिर यंगसू ने समझाया कि उसने अपनी पत्नी से पहले ही बात कर ली है और उसे लगता है कि किम को उसके परिवार से मिलाने में मदद करना सही काम है। किम अभी भी उलझन में था। अगर यंगसू उसे वहां ले भी गया तो वो सुरक्षित वापस कैसे आएगा। दोनों थोड़ी हवा खाने बाहर गए और यंगसू ने योजना बताई। वो किम को ट्रक में गंगनम छोड़ आएगा। किम इलेक्ट्रिक बाइक उसके पास छोड़ देगा और वहां पहुंचने के बाद यंगसू उसे चलाकर घर वापस आ जाएगा। किम को यह सुनकर बेहतर लगा, लेकिन कुछ अभी भी खटक रहा था। यंगसू इतनी दूर क्यों जा रहा था? माना वो एक बेहतरीन ड्राइवर था और बाइक उसे खतरे से बचने में मदद करती, लेकिन अगर कोई बड़ा राक्षस आ गया तो उसके पास लड़ने का कोई तरीका नहीं था। उसका परिवार सुरक्षित था और ट्रक आपूर्ति से भरा था, तो इसमें से कुछ भी जोखिम में क्यों डालना? अभी भी बेचैन, किम ने आखिरकार पूछ ही लिया कि यंगसू उसके लिए खुद को खतरे में डालने को क्यों तैयार था। यंगसू बस मुस्कुराया, जैसे उसने ये आता देखा हो। फिर उसने किम से वही सवाल किया। किम ने बिना कुछ मांगे उसकी मदद क्यों की? किम के बिना वो उस सुरंग में मर गया होता। अब वो एहसान चुकाना चाहता था क्योंकि वो एक दूसरे को समझते थे। किम के पास शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन इससे चीजें आसान नहीं हो जाती। यंगसू जानता था कि बुरी तरह उम्मीद करना कैसा होता है कि आपका परिवार कहीं जिंदा हो। यही वजह थी कि वो सुरंग पार करने को तैयार हुआ और अब वो चाहता था कि किम को भी अपने प्रियजनों को देखने का वही मौका मिले। एक मुस्कान के साथ यंगसू ने वादा किया कि वो लापरवाही नहीं करेगा। उसे अपनी ड्राइविंग पर इतना भरोसा है कि खतरे से निकल जाएगा, इसलिए किम को चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे किम को याद आया जब वो पहली बार सुरंग की ओर गया था और उसने वो कार देखी जिसमें चाबियां अभी भी थीं। यंगसू उसे लेकर बाकी सबको छोड़कर जा सकता था, लेकिन वो मदद करने रुका रहा। तब किम समझा, यंगसू उस तरह का इंसान था जो मुंह नहीं मोड़ता। तो किम मुस्कुराया और सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त पर। अगर यंगसू आ रहा था तो उसके परिवार को भी आना होगा। किम ने समझाया कि उसने अपना उपस्थान अपग्रेड कर लिया है और अब लोगों को अंदर ला सकता है जहां वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। यंगसू ने बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने अपना सामान्य चश्मा लगाया, एक मुस्कान बिखेरी और अपनी ड्राइविंग दिखाने को तैयार हो गया। किम ने उपस्थान को स्तर 2 पर अपग्रेड किया था, अपने 116 माना स्टोन में से 16 खर्च करके, जिससे इसकी सीमा 20 लोगों तक बढ़ गई। सिस्टम ने कहा कि इसे सक्रिय रखने के लिए प्रतिदिन 6 माना स्टोन लगेंगे, लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ये भी पूछा कि क्या वो बाहरी लोगों को पोर्टल में आने देना चाहता है, और उसने हाँ कह दी। थोड़ी देर बाद यंगसू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने उपस्थान में प्रवेश किया। वो वहां जो पाया उससे हैरान रह गए। लॉजिस्टिक सेंटर बहुत बड़ा था और आपूर्ति से भरा हुआ था। किम ने उन्हें पैक्स से मिलवाया और यंगसू ने अपने परिवार को बताया कि पैक्स उनकी किसी भी जरूरत में मदद कर सकता है। उनके इस्तेमाल के लिए जरूरत से ज्यादा था। यंगसू की पत्नी को मुश्किल से यकीन हुआ। किम ने कहा कि उसे कुछ काम है और उन्हें आराम से रहने को कहा। यंगसू अपनी बेटी की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वो उसके साथ राजकुमारी का खेल खेलना चाहती है। उन्हें देखकर किम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर कुछ और बदला। किम ने एक नई क्षमता अनलॉक की,
एक प्रयोगशाला जो उसके उपस्थान में कुछ भी जोड़, छांट और बदल सकती थी। संभावनाएं बहुत बड़ी थीं और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। वो सोचने लगा कि क्या उसकी शक्ति वाकई वही थी जो उसने पहले सोचा था। जब उसे पहली बार उपस्थान मिला तो ये केवल चीजें स्टोर करने देता था। एक सेब वहां हमेशा के लिए रहता। लेकिन एक अजीब दुर्घटना के बाद उसने पूरा लॉजिस्टिक सेंटर स्टोर कर लिया और इसने सब कुछ बदल दिया। उसका उपस्थान इसके साथ जुड़ गया और विकसित हो गया। उसके बाद केवल वही इसमें प्रवेश कर सकता था और उससे भी पागलपन, पैक्स एआई भी उसके सिस्टम से जुड़ गया। उस ठंडी एआई को लगभग इंसानी रूप दे दिया। इसके ऊपर लॉजिस्टिक सेंटर के कार्य भी उन्नत हो गए। अब वो 100 किमी प्रति घंटे पर चीजें दाग सकता था और पैक्स के शामिल होने से उसकी शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई थी। स्तर 2 ने फिर से सब कुछ बदल दिया। अब वो फिर से उपस्थान में चीजें स्टोर कर सकता था और नई चीजें मिलाने और बनाने के लिए एक निजी प्रयोगशाला के विचार ने उसके होश उड़ा दिए। ये असल जिंदगी में माइनक्राफ्ट जैसा लगा और वो सोचना बंद नहीं कर पाया कि स्तर 3 या 4 क्या अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दिवास्वप्न देखने से वो वहां नहीं पहुंचेगा। उसके पास अभी पर्याप्त माना स्टोन नहीं थे, इसलिए उसने ध्यान दिया कि आगे क्या जोड़ना है। पिछली बार लॉजिस्टिक सेंटर को स्टोर करना बहुत बड़ी जीत साबित हुआ था। इस बार किम ने हिम्मत करके सिस्टम से पूरी पृथ्वी को स्टोर करने को कहा। अगर ये किसी तरह काम कर गया तो सब लोग अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। सिस्टम ने पुष्टि मांगी और किम को इसके बजाय विफलता की सूचना मिली। पृथ्वी स्टोरेज रेंज से बाहर थी। किम ने आह भरी। ये एक जंगली विचार था, लेकिन परखने लायक था। तभी यंग सू गंगनम के रास्ते पर बात करने आया। किम ने सुना, फिर पूछा कि यंग सू अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं था जैसा उसने कहा था। यंग सू ने एक छोटी सी मुस्कान दी और कहा कि वो अपनी पुरानी बिल्डिंग में हमेशा डरी रहती थी, लेकिन यहां उसे आखिरकार सोने जितना सुरक्षित महसूस हुआ और ये किम का शुक्रिया था। उसने फिर से धन्यवाद दिया, लेकिन किम ने याद दिलाया कि यंग सू ने भी बहुत मदद की थी। यंग सू की ड्राइविंग के बिना वो कभी इतनी दूर नहीं आ पाता। किम के लिए वो बराबर थे। यंग सू गंभीर हो गया और कहा कि वो फिर भी किम के लिए जो हो सके करेगा। जल्द ही वो चल पड़े। यंग सू अपने चश्मे में पहिए पर, किम उसके बगल में तनाव बढ़ता महसूस कर रहा था। कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन यंग सू ने आराम से कहा, ड्राइविंग एक चीज है जो मैं सबसे अच्छी करता हूं और सड़क पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने किम को सीट बेल्ट लगाने को कहा क्योंकि ये मुश्किल होने वाला है। किम ठीक ठीक जानता था कि इसका मतलब क्या है और उसने खुद को संभाल लिया। यंग सू ने पैडल पर पूरा जोर लगाया। ट्रक आगे बढ़ा, तबाह शहर को चीरता हुआ। सड़कें खस्ता थीं और शहर टुकड़ों में था। यंग सू शांत रहा, लेकिन किम तनाव से बीमार दिखने लगा। यंग सू ने कहा कि वो करीब हैं, लेकिन तभी उन्होंने सड़क को सैन्य बैरिकेड्स और कील पट्टियों से अवरुद्ध पाया। किम को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये सामान्य नहीं था। जैसे जैसे वो करीब आए, एक सैन्य जीप लुढ़कती हुई आई, लेकिन अंदर के लोग असली सैनिक नहीं लगे। किम तुरंत जान गया कि ये मुसीबत है और अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। जब यंग सू ने पूछा कि क्या करना है, किम ने अपना पोर्टल खोला, उसे अंदर जाने को कहा और कहा कि बाकी वो संभाल लेगा। यंग सू बिना हिचकिचाए अंदर चला गया। अकेला रह गया। किम ट्रक से बाहर निकला जब 3 आदमी आए। उनके पास बंदूकें थीं और वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे सड़क उनकी हो। एक बड़े गुंडे ने किम को बाहर निकलने के लिए चिल्लाया। किम ने ठंडी नजरों से उसका सामना किया और बिना कुछ बोले नीचे उतर आया। आदमियों ने कार्गो एरिया खोला और जम गए जब उन्होंने देखा कि वो खाने से भरा है। उनके चेहरे तुरंत खिल उठे। फिर वो मुड़े और किम से पूछा कि क्या ये सब उसका है। किम ने शांति से सिर हिलाया, जबकि गुंडे अकड़ से भरे करीब आए। उन्होंने कहा कि खाना अब उसका नहीं रहा, ये अब उनका है। किम तुरंत बता सकता था कि ये लोग सैनिक नहीं थे, बस लालची गुंडे थे उसकी आपूर्ति के पीछे। सबसे बड़े वाले ने सख्त बनने की कोशिश की और मांग की कि सारा खाना कहां से आया। मासूम बनते हुए किम ने कहा कि वो बस लॉजिस्टिक सेंटर का डिलीवरी ड्राइवर है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं बने। वो दबाव डालते रहे तो किम ने शांति से कहा कि अगर वो उन्हें बता भी दे तो वो वहां कभी नहीं पहुंच सकते। सड़कें बंद हैं, राक्षस हर जगह हैं और वो बाल बाल बचकर निकला है। बड़े गुंडे को यकीन नहीं आया और उसने किम को एक सख्त घूर दी। फिर उसने पूछा कि सेंटर में अभी भी कितना सामान बचा है। किम ने नाटक जारी रखा और कहा कि ट्रक में तो इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी आदमियों में से एक ने अपनी घड़ी देखी और बुदबुदाया कि लगभग समय हो गया। किम को समझ नहीं आया कि वो इतनी जल्दी में क्यों थे। फिर उसे समझ आया। बड़े गुंडे ने किम के पेट में मुक्का मारा और किम हवा के लिए हाँफता हुआ फर्श पर गिर गया। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसके पीछे वाले भारी भरकम आदमी ने उसके चेहरे पर कपड़ा दबाया और उसे बेहोश कर दिया। जब किम को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा था। उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी। उसके सामने भारी गुंडा एक अदद कमांडर की सीट पर बैठा था। पास में एक मरा सैनिक खून के तालाब में पड़ा था। किम ने जल्दी से भांप लिया। उन्होंने सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया था। भारी गुंडे ने डींग मारी कि उसके समूह ने सैनिकों को मिटा दिया और यहाँ के नए शासक बन गए। उसने समझाया कि हर दिन शाम 6 बजे वाइवन नाम के उड़ने वाले राक्षस हमला करते हैं। सेना ने बंदूकों से रोकने की कोशिश की, विफल रहे और उसके दल जैसे लोगों को लाए। एक बार सैनिक गिर गए, गिरोह ने कब्जा कर लिया और इस गुंडे ने खुद को कमांडर नाम दिया। किम केवल इसलिए जिंदा था क्योंकि अभी भी उनके लिए उसका कुछ उपयोग था। उसका काम था उनमें से कुछ को वापस लॉजिस्टिक सेंटर ले जाना ताकि वो और आपूर्ति लूट सकें। अगर उसने अच्छा किया तो वो उसे अपने संरक्षण में रहने दे सकते थे। किम इन कमीनों से तंग आ चुका था।
जैसे ही वो वहां खड़ा था, उसने अपना मन बना लिया, ये अड्डा उसके उप स्थान में बिल्कुल फिट बैठेगा। तो उसने पैक्स को आदेश दिया कि पूरे संयुक्त कमांडर संचार मुख्यालय को उसके उप स्थान में स्टोर कर दे। गुंडे को कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। वो बस वहीं बैठा रह गया उलझन में, जब पूरा अड्डा पलक झपकते उसके चारों ओर से गायब हो गया। एक सेकंड बाद वो अभी भी अपनी कुर्सी पर था, कहीं नहीं के बीच में फंसा हुआ। जब तक वो समझता, किम पहले ही अपने पोर्टल से खिसककर उसे पीछे छोड़ चुका था। कम से कम किम ने उसकी कुर्सी तो छोड़ दी। उसके चारों ओर बाकी दल सदमे में जम गया, अपनी राइफलें पकड़े। वो ऊपर ताक रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक पूरी बिल्डिंग अचानक से कैसे गायब हो गई। गुंडे ने घबराकर इधर उधर देखा। उसका चेहरा डर और उलझन से भरा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि पूरा अड्डा गायब है। इस बीच किम ने खून थूका। उस मुक्के ने असली नुकसान पहुंचाया था और वो खुद को बेहोश होता महसूस कर सकता था। अड्डे को स्टोर करने से भारी मात्रा में माना खर्च हुआ था। वो पूरी तरह से खर्च हो चुका था और उसे एहसास हुआ कि अगर उसे कीमत पता होती तो पहले अपने उप स्थान में प्रवेश कर लेना चाहिए था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसे बस आगे जो आए उससे निपटना था। अभी उसे अपने उप स्थान में जाने और स्वस्थ होने की जरूरत थी। जैसे ही किम छाया की ओर बढ़ा, गुंडा अचानक जम गया। वाइवन वापस आ गए थे, सैकड़ों गुर्राहट और चीखों के साथ तेजी से आ रहे थे। गिरोह तुरंत तितर बितर हो गया। किम के बारे में सब भूल गए, यहां तक कि उसकी रखवाली करने वाला भी भाग गया, किम को आजाद छोड़कर। गुंडे ने अपने आदमियों पर दहाड़ा कि खड़े होकर लड़ो, चिल्लाते हुए कि उनकी राइफलें छोटे वाइवन को संभाल सकती हैं और वो सबसे बड़े वाले को खुद लेगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वो भागने में बहुत व्यस्त थे। फिर धम धम जमीन हिली जब उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा उतरा। वो धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर आतंक था और एक विशाल वाइवन को अपने ऊपर मंडराते देखा, बाकियों से कहीं बड़ा। इसकी पीली आंखें उस पर टिकी थीं और ये उसके देखे किसी भी वाइवन से आसानी से 20 गुना बड़ा था। अफरा तफरी के बीच किम अपने उप स्थान में खिसक गया और अपने साथ एक घायल सैनिक को ले आया। सिस्टम ने पूछा कि क्या वो किसी बाहरी को आने देना चाहता है। किम ने हाँ कही और दोनों ने प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उसकी थकावट और भी बदतर हो गई। वो बेहोश होने से सेकंड भर दूर था और उसने महसूस किया कि संकट में सैन्य अड्डे जितनी बड़ी चीज स्टोर करना इतना जोखिम भरा था कि दोबारा लापरवाही से नहीं करना चाहिए। काले छिलके वाला वाइवन अभी भी उस पर केंद्रित था और किम समझ नहीं पाया कि वो उस पर इतना क्यों टिका हुआ था। इस बीच पिग हेड वाइवन के सामने खड़ा था, अपनी नई ताकत के बारे में डींग मार रहा था। उसने दावा किया कि वो एक मुक्के से चट्टाने तोड़ सकता है। फिर जानवर पर वार किया। हमले का कोई मतलब नहीं था। वाइवन ने प्रतिक्रिया तक नहीं दी। फिर एक बीमार कर देने वाली कुरकुराहट आई। किम मुड़ा, पहले से ही सबसे बुरे की आशंका से, और देखा कि वाइवन ने पिग हेड को एक ही निवाले में निगल लिया। यंग सू जल्दी से किम को देखने आया, जिसने उसे बताया कि वो ठीक है, भले ही वो मुश्किल से होश में रह रहा था। वो घायल सैनिक को भी लाने में कामयाब रहा, जो बुरी हालत में लग रहा था। दोनों ने मिलकर सैनिक को बिस्तर पर लिटाया। उसकी ज्यादातर चोटें मामूली थीं, लेकिन वो बुरी तरह कुपोषित था। किम को याद आया कि पिग हेड ने अड्डे पर कब्जे की बात करते हुए खाने की कमी का जिक्र किया था, तो सैनिक शायद हफ्तों से बिना सही खाने के रहा होगा। फिर यंग सू ने उप स्थान में कुछ अजीब बताया। एक बहुत बड़ी संरचना दिखी थी, एक अड्डे से ज्यादा पूरे शहर जैसी। वो किम को दिखाने ले गया और किम स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि उसने केवल सैन्य अड्डा स्टोर किया है, लेकिन किसी तरह उसके साथ एक पूरा बेस शहर आ गया। इससे उसे एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसके आदेश को शाब्दिक रूप से ले लिया। चूंकि उसने एक बिल्डिंग का नाम नहीं लिया, इसने पूरा शहर स्टोर कर लिया। यंग सू भी अविश्वास से घूर सकता था। किम जानता था कि उसे सैन्य अड्डे की सावधानी से खोजबीन करनी होगी। यंग सू सैनिक के साथ रुकने और जब वो जागे तो उसे बताने को राजी हो गया। किम अपनी मर्सिडीज में बैठा और बेस शहर से होता हुआ चला। पहले से ही सोच रहा था कि इसमें क्या क्या हो सकता है। बंदूकें, गोला बारूद, गैस मास्क, सैन्य वाहन, यहां तक कि टैंक भी। ये जीवित रहने की सोने की खान थी। लेकिन एक समस्या थी। केंद्र के विपरीत, जहां पैक्स उसे सीधे चीजें भेज सकता था, ये जगह इतनी बड़ी थी कि किम को खुद सब कुछ ढूंढना और इकट्ठा करना होगा। गाड़ी चलाते हुए उसे समझ आने लगा कि ये कितना विशाल है। पूरे इलाके का नक्शा बनाना एक बहुत बड़ा काम होगा। अगर उसे पता होता तो शायद सीधे हथियार और आपूर्ति स्टोर कर लेता। अब उसने योजना बनानी शुरू की। एक बार जब उसे अहम जगह मिल जाएंगी, यंग सू गोला बारूद और हथियार इकट्ठा कर सकता था, जबकि किम अपने पोर्टल से हमला करेगा। फिर एक और समस्या उसके सामने आई। ये आपूर्ति हमेशा नहीं रह सकती। लॉजिस्टिक्स सेंटर के विपरीत अड्डे की चीजें खत्म हो सकती थीं। तो अब और गोलियां या ग्रेनेड बर्बाद नहीं। लेकिन तभी पैक्स प्रकट हुआ और उसे सही किया। अड्डा सिर्फ स्टोर नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स सिस्टम में मिला दिया गया था। पैक्स ने समझाया कि क्योंकि सैन्य अड्डा अब उसके उप स्थान का हिस्सा था, किम इसे लॉजिस्टिक्स सेंटर की तरह नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब इसके हथियारों, वाहनों और उपकरणों तक असीमित पहुंच। इस खबर ने पूरा खेल बदल दिया। अभी भी सदमे में, किम ने फिर पूछा, क्या इसका सच में मतलब अनगिनत राइफलें, गोला बारूद, ग्रेनेड, सब कुछ? पैक्स ने इसकी पुष्टि की और किम को शायद ही यकीन हुआ कि खेल कितना बदल गया था। विवरण चाहते हुए उसने पूछा कि सिंक्रोनाइजेशन में कितना समय लगेगा। पैक्स ने कहा कि काम बहुत बड़ा है और केवल 0.81% पूरा हुआ है।
कोई सटीक समाप्ति समय नहीं था, लेकिन पैक्स ने कहा कि किम प्राथमिकता वाली चीजें चुन सकता है और पहले उन्हें सिंक कर सकता है। किम ने तुरंत वो नाम लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखते थे। राइफलें, गोला बारूद, ग्रेनेड, वाहन और ईंधन। इनके साथ वो जानता था कि वो लगभग किसी भी चीज के लिए तैयार रहेगा। पैक्स ने कहा कि सिंक होने में केवल 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद किम के पास उसकी जरूरत की चीजों तक असीमित पहुंच होगी। उत्साहित होकर उसने पूछा कि क्या कोई सुरक्षा प्रणाली है जो उसकी अनुमति के बिना किसी को अड्डे को छूने से रोकें। पैक्स ने हाँ कहा। किम ने उसे तुरंत सब कुछ बंद करने को कहा। ऐसा नहीं था कि उसे यंग सू और उसके परिवार पर भरोसा नहीं था, वो बस बचाए गए सैनिक के बारे में निश्चित नहीं था। अपने पोर्टल के पास खड़े होकर किम ने महसूस किया कि अब वो खाना, वाहन और हथियार नियंत्रित करता है, और उम्मीद की कि बाहरी दुनिया उतनी बुरी नहीं होगी जितना उसे डर था। वो और बदतर थी। बाहर वाइवर्न सब कुछ तहस नहस कर रहे थे, पिग हेड के दल को एक एक करके मार रहे थे। किम जानता था कि बाहर का वो झमेला जल्द खत्म नहीं होने वाला। अंदर वापस उसने और यंगसू ने लड़ने की तैयारी की। यंगसू ने अपनी पुरानी बॉस वाली वर्दी पहनी, जबकि किम ने अपनी M416 उठाई और उसे तैयार किया। उसके सामने अनगिनत गोला बारूद से भरा एक बड़ा क्रेट रखा था। एक पुरानी यादों वाली मुस्कान के साथ यंगसू ने कहा कि उसे बंदूक पकड़े हुए सालों हो गए और उसने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा ऐसा करेगा। किम ने उसे चिंता न करने को कहा। उसने हजारों राउंड की नकल कर ली थी। हर बक्से में 10,000 गोलियां थीं, तो गोला बारूद की कोई समस्या नहीं होगी। फिर किम ने यंगसू को एक चुनौती दी और पूछा कि क्या उसे अभी भी शूटिंग करना याद है। एक मुस्कान के साथ यंगसू अपनी खुद की M416 पकड़ता है और किम से कहता है कि वो उसे याद दिलाने वाला है कि वो पहले कौन था। पुराने दिनों की तरह वो अपना निशाना स्थिर करता है, सांस छोड़ता है और फायर करता है। हर गोली सही लगती है। वाइवन एक के बाद एक गिरते हैं, हेडशॉट पर हेडशॉट। कुछ ही समय में यंगसू 50 से ज्यादा को मार गिराता है। 30 मिनट बाद उसकी राइफल जलती हुई गर्म है, धुआं हवा में भरता है, और जब आखिरकार ये साफ होने लगता है, वाइवन की लाशें हर तरफ हैं। अभी भी जोश में यंगसू मानता है कि उसने सालों में इतना मजा नहीं किया। उसे लगता है कि उनका काम खत्म और वो आगे बढ़ सकते हैं। किम आश्वस्त नहीं दिखता। एक बुरा एहसास उसके साथ चिपका रहता है और वो यंगसू को चेतावनी देता है कि एक वाइवन अभी भी बाहर है। यंगसू चारों ओर देखता है, उलझन में। वो जो कुछ भी देख सकता है मरा हुआ है। किम उस विशाल काले छिलके वाले वाइवन की बात करता है जो पहले आया था, जो अलग महसूस हुआ। यंगसू को शक है, लेकिन फिर सच्चाई सामने आती है। काला ड्रैगन किम के पोर्टल के पास छिपा है, चुप्पी में इंतजार कर रहा है। वो स्थिर रहता है, लेकिन खतरा साफ है, जैसे वो हमला करने के सही समय का इंतजार कर रहा हो। यंगसू बाहर जांचता है और कुछ नहीं देखता। एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि किम जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। किम एक थ्योरी देता है। क्या हो अगर ये राक्षस इतने स्मार्ट हो कि छिपकर उनके बाहर निकलते ही झपट पड़े? वो काला वाइवन सामान्य नहीं लगा। यंगसू सहमत होता है कि इस दुनिया में सावधान रहना ही जिंदा रहने का तरीका है। फिर उसे एक विचार आता है। क्या हो अगर वो एक रिमोट कंट्रोल कार को चारे के रूप में इस्तेमाल करें? शायद जानवर किसी चलती चीज का पीछा करे। वो परीक्षण करने का फैसला करते हैं। जल्द ही दोनों के पास RC कारें होती हैं, जिनके ऊपर इंसानी आकार की गुड़िया बंधी हैं। वो 3 तक गिनते हैं और उन्हें बाहर भेजते हैं। गुड़ियां पोर्टल से बाहर ऐसे लुढ़कती हैं जैसे लोग खतरे में कदम रख रहे हों। तुरंत एक विशाल वाइवन झपटता है और एक गुड़िया को अपने पंजों से फाड़ डालता है। यंगसू सदमे में जम जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में वहां छिपा था। उसका डर बढ़ जाता है जब राक्षस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े करता है। इसके दांत बहुत बड़े हैं, हर एक लगभग यंगसू जितना बड़ा लगता है। फिर वाइवन अपनी चमकती आंखें उठाता है और पोर्टल पर ताकता है। 1 सेकंड बाद ये सीधा उस पर झपटता है, अंदर घुसने की कोशिश करता है। किम का दिल लगभग रुक जाता है। वो यंगसू को फायर करने के लिए चिल्लाता है और दोनों मिलकर अपना सब कुछ जानवर पर झोंक देते हैं। लगातार 15 मिनट तक वो शूटिंग करते रहते हैं। धुआं इतना गाढ़ा हो जाता है कि उन्हें उम्मीद होने लगती है कि उन्होंने आखिरकार इसे मार डाला। लेकिन जब धुंध छंटती है, वो चमकती आंखें अभी भी उन्हें घूर रही होती हैं। वाइवन बिल्कुल पीछे नहीं हटा है। इसके बजाय ये अपना सिर और अंदर धकेलता है। इसके जबड़ों से लार टपक रही है, जैसे ये पोर्टल को ही निगल जाना चाहता हो। किम और यंगसू दहशत में पीछे हटते हैं। राक्षस का मुंह बिल्कुल सामने है। इसके जानलेवा दांत केवल इंच भर दूर हैं और यंगसू को यकीन नहीं होता। ये चीज इतनी गोलीबारी झेलने के बाद भी जिंदा कैसे है? किम को पिग हेड की बात याद आती है, ऐसे ही एक वाइवन के बारे में जिसने सेना के हमलों को झेल लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब किम जानता है कि ये वही राक्षस होगा, लेकिन ये सिर्फ मजबूत नहीं है, कुछ इसकी रक्षा कर रहा है। इसके छिलके बस सख्त नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे इन पर किसी तरह का बचाव है। किम सोचने के लिए नहीं रुक सकता। वो कुछ ग्रेनेड उठाता है, उन्हें सीधे वाइवन के मुंह में फेंकता है और मुस्कुराता है। देखते हैं कि तुम्हारी चमड़ी इसे झेल सकती है या नहीं। धमाका सब कुछ हिला देता है और पोर्टल को और भी धुएं से भर देता है। किम और यंगसू लगातार ग्रेनेड पर ग्रेनेड फेंकते जाते हैं। हर धमाके का जवाब वाइवन की गुस्से भरी दहाड़ से मिलता है। 1 घंटा बीत जाता है और लगातार फेंकने से उनके कंधे चीख रहे हैं। यंगसू कराहता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेनेड उसे इतना थका सकते हैं। किम का कंधा भी लगभग जवाब देने वाला है। फिर भी वाइवन बस पोर्टल को घूरता रहता है। वो फंस चुके हैं।
जब तक वो चीज़ निकासी पर पहरा दे रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अचानक ये अपने पंजे पोर्टल पर मारता है, लेकिन पोर्टल रुका रहता है। ये अंदर नहीं घुस सकता। किम परेशान भी है और उलझन में भी। उन्होंने हर वो चीज़ इस्तेमाल कर ली जो सोच सकते थे, और वाइवर्न के छिलके अभी भी अछूते लगते हैं। फिर लगभग जैसे ऊब गया हो, जानवर आखिरकार मुड़ता है और उड़ जाता है। यंग सू उसके पीछे ताकता है, पूछता है कि वो गया क्यों। किम का अनुमान है कि उसने उनके फिसलने का इंतजार करना छोड़ दिया। घंटों बर्बाद करने के बाद शायद आसान शिकार ढूंढने गया। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। वो एहतियातन एक और घंटा इंतजार करते हैं, और जब वो वापस नहीं आता, किम और यंग सू अपना गियर इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस सड़क पर हैं। यंग सू अभी भी उस राक्षस से दहला हुआ है, और किम भी उतना ही चिंतित है। दर्जनों ग्रेनेड ने मुश्किल से कुछ किया। अगर इतना बड़ा प्राणी उन्हें झेल सकता है, तो कौन सा हथियार इसे मार सकता है? किम को एहसास होता है कि सामान्य विस्फोटक काम नहीं करेंगे। बम इंसानी आकार के लक्ष्यों पर काम करते हैं, ड्रैगन पर नहीं। वो अपने उपस्थान से रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल भी निकाल सकता है, लेकिन उतनी शक्ति आसपास सब कुछ तबाह कर देगी और मासूम लोगों को मार सकती है। वो उस हद तक जाने से इनकार करता है, परेशान। वो जानता है कि उसे बम की ताकत वाली, लेकिन विशाल धमाके के बिना किसी चीज की जरूरत है। जितना ज्यादा वो सोचता है, उसका सिर उतना ज्यादा दर्द करता है। शायद अगर काफी ऊंचाई से कोई भारी चीज गिराई जाए तो वाइवन को चोट पहुंच सकती है, लेकिन एक टैंक बहुत बड़ा है। राक्षस उसे चकमा दे देगा। उसे कुछ छोटा, सघन और जानलेवा चाहिए, और अभी उसके पास वो नहीं है। इसलिए जब तक वो अपने जादुई पत्थरों की जांच नहीं करता, वो बंदूकों और ग्रेनेड पर अटका है। क्रिस्टल पर एक नजर उसे जड़ कर देती है। 314 पत्थर। उसके पास इतने सारे कैसे हो गए? ऑक्स और गॉब्लिन्स ने मुश्किल से उसे 50 दिए थे, तो शायद वाइवर्न ज्यादा कीमती हैं। खर्च करने के लिए इतने सारे के साथ किम अपनी क्षमताओं को उन्नत करने का फैसला करता है। वो अपने उपस्थान में 100 पत्थर डालता है। इसकी सीमा को पूरे 50 मीटर तक बढ़ा देता है। अब वो हर सेकंड 4 चीजें भेज सकता है, जो स्किल को कहीं ज्यादा खतरनाक बनाता है। उसके पास अभी भी 189 पत्थर बचे हैं, और एक चीज है जिसे उसने कभी नहीं परखा, उसकी पॉकेट डायमेंशन लैब। ये पिछले अपग्रेड के साथ अनलॉक हुई थी, लेकिन उसके पास इसे इस्तेमाल करने का कभी समय नहीं था। अब उसके पास है। किम इसमें 50 जादुई पत्थर डालता है, और लैब आखिरकार सक्रिय होती है। विवरण कहता है कि वो अंतरिक्ष के अंदर कुछ भी जोड़ या अलग कर सकता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। शायद इसी तरह वो हथियार बनाएगा जिसकी उसे जरूरत है। किम यंगसू से कहता है कि उसे कुछ जरूरी जांचनी है, और उसे थोड़ी देर उपस्थान में रहने को कहता है। यंगसू रुकता है, फिर कहता है कि वो लगभग गंगनम में है और आसपास कोई राक्षस नहीं है। वो चाहता है कि किम अंदर काम करे जबकि वो गाड़ी चलाता रहे। किम फिर भी पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि ये सुरक्षित है, और यंगसू एक सरल उपाय से जवाब देता है। अगर किम चिंतित है तो वो पोर्टल में बैठ सकता है, जबकि यंगसू मर्सिडीज चलाता रहे। यंगसू ने ध्यान दिया है कि जब तक वो ड्राइविंग कर रहा है, पोर्टल कार के साथ चलता है। उत्सुक, किम अंदर कदम रखता है, और वाकई पोर्टल उनके साथ चलता रहता है। प्रभावित होकर वो सहमत होता है, भले ही वो अभी भी असहज है। फिर वो चारों ओर देखने पॉकेट डायमेंशन में प्रवेश करता है। जगह बहुत बड़ी, सफेद और खाली है जब वो इसका परीक्षण शुरू करता है। पैक्स समझाता है कि यहाँ के नियमों के तहत किम अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ सकता है या उन्हें टुकड़ों में तोड़ सकता है। उसके विचार दौड़ने लगते हैं। अगर वो एक राइफल को उसकी मैगजीन से जोड़ दे, तो क्या वो ऐसी बंदूक बना सकता है जिसे कभी रीलोड करने की जरूरत ना हो? पैक्स हाँ कहता है। फिर किम पूछता है कि क्या एक ग्रेनेड को स्टोर करते समय उसकी पिन खींची जा सकती है, ताकि जैसे ही वो इसे बाहर भेजे ये फट जाए। फिर से पैक्स हाँ कहता है। उत्साहित, किम उससे एक बनाने को कहता है। नई चीज बनाने के लिए 15 जादुई पत्थर खर्च करता है। परिणाम उसे मोहित करता है, लेकिन एक ग्रेनेड फिर भी वाइवर्न के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वो एक छिपा हुआ हथियार बनाना शुरू करता है। इस बीच यंग सू खड़ी कारों से बने एक बड़े रोड़े तक पहुंचता है। वो सोचता है कि ऐसा कुछ बनाने की जहमत कौन उठाएगा। तभी किम अपने उपस्थान से बाहर आता है और पूछता है कि वो गंगनम से कितनी दूर है। यंग सू कहता है कि राक्षस समस्या नहीं है, किसी ने पूरी सड़क कारों से बंद कर दी है, तो उन्हें घूम कर जाना होगा। किम उसे रोकता है। चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है कि उसके पास इसके लिए एक नया हथियार है। इससे पहले कि यंग सू पूछ पाता, 20 किलो वजन की धातु की प्लेटें गोलियों की तरह आगे बढ़ती हैं, बैरिकेड से टकराती हैं और कारों को खिलौनों की तरह उड़ा देती हैं। यंग सू बस घूर सकता है। ये प्लेटों का एक जुड़ा हुआ ढेर है जो 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। 500 किलो की बौछार जो अपने सामने कुछ भी नष्ट कर देती है। स्तब्ध, वो बुदबुदाता है, तुमने बनाया क्या? फिर ध्यान एक बिल्डिंग की छत पर बैठे एक समूह पर जाता है जो राक्षसों के लिए सड़क देख रहे हैं। उनके पास केवल काम चलाऊ हथियार हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी घबराकर पूछता है कि कारों की वो दीवार इतनी तेजी से कैसे उड़ गई। दूसरा कहता है कि ये कई राक्षस हमलों को झेल चुकी थी, इसलिए इसे इतनी आसानी से नहीं गिरना चाहिए था। फिर धुएं में से उन्हें एक जीप तेजी से आती दिखती है, इससे पहले कि वो उनकी बिल्डिंग के ठीक सामने रुके। आदमी अपने हथियारों पर पकड़ मजबूत करते हैं, सदमे में घूरते हैं। एक सैन्य जीप उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि सैनिक आ गए। फिर अंधेरी खिड़की नीचे होती है और किम एक मुस्कान के साथ ऊपर देखता है और पूछता है, क्या नर्स किम जीवी यहां है? कहानी अचानक एक फ्लैशबैक में बदल जाती है।
किम की दूसरी बहन बीच वाली एक उड़ती किक मारती है इतनी जोर से कि वो लगभग बेहोश हो जाता है। इस बीच जीवी सबसे बड़ी पढ़ाई करती रहती है और उन्हें चुप रहने को कहती है। किम और दूसरी बहन बस उसे घूरते हैं। बीच वाली बहन पूछती है कि क्या जीवी ठीक है, उलझन में कि वो पढ़ाई को लेकर इतनी गंभीर क्यों है। जीवी पलटकर पूछती है कि क्या उसका मेहनत करना वाकई इतना अजीब है, पूरी तरह गंभीर। किम अपनी दूसरी बहन की ओर मुड़ता है और कहता है कि जीवी निश्चित रूप से सामान्य नहीं लग रही, उन्हें माए को बुलाना चाहिए। वो समझाता है कि जीवी उससे 8 साल बड़ी है और जब वो लगभग 7 साल का था तभी उसने पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू किया, क्योंकि जीवी पहले कभी 30 मिनट भी ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठी थी। उसके अचानक बदलाव ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया। किम और उसकी दूसरी बहन अपनी माए को भी खींच लाए, इस बात पर जोर देते हुए कि जीवी का आखिरकार दिमाग खराब हो गया है। उनकी माए भी चिंतित दिखी। जीवी स्तब्ध है कि उसका अपना परिवार सोचता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तंग आकर वो आखिरकार अपना राज साझा करती है। एक मेडिकल पाठ्यपुस्तक पकड़े हुए जीवी गर्व से कहती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। वो घोषणा करती है कि अगर कल दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी वो आज लोगों की मदद करेगी। पूरा परिवार बस घूरता है, बोलने के लिए बहुत सदमे में। किम और उसकी दूसरी बहन अपनी मां की ओर झुकते हैं और फुसफुसाते हैं कि जीवी की हालत बिगड़ रही है, शायद उसे तुरंत किसी मानसिक अस्पताल की जरूरत है। घर एक साथ चिल्लाने और मजाक करने से पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें लगा कि जीवी का नया सपना एक लहर की तरह फीका पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके ग्रेड ऊपर चढ़ गए और कुछ ही समय में वो अपने आवेदन किए शीर्ष नर्सिंग स्कूल में दाखिल हो गई। उसके पिता, माए, किम और दूसरी बहन को शायद ही यकीन हो, जीवी जो आधे घंटे भी स्थिर नहीं बैठ सकती थी उसने सच में कर दिखाया। वर्तमान में वापस जीवी जम जाती है जब वो किम को उसे ढूंढने के लिए वहां खड़ा देखती है। सब कुछ एक साथ उस पर हावी हो जाता है, उसका अतीत, उसका परिवार, उसका सपना और अब ये पल। जीवी के चेहरे पर आंसू बहते हैं जब भावना हावी होती है। किम की भी आंखें भर आती हैं। सिसकियों के बीच जीवी पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और क्या उसे चोट लगी है, और वो जल्दी से बताता है कि वो ठीक है। उनके पीछे यंग सू अपने आप मुस्कुराता है, राहत महसूस करता है कि किम ने अपनी बहन को सुरक्षित पा लिया। दोनों आखिरकार कसकर गले मिलते हैं, एक पल के लिए बाकी सब भूलकर। एक बार जब वो शांत होते हैं, किम अपनी आंखें पोंछता है और यंग सू का परिचय कराता है। वो समझाता है कि यंग सू ने उसे यहां तक जिंदा पहुंचाने में कितनी मदद की। यंग सू झुकता है और जीवी कृतज्ञतापूर्वक अपना परिचय किम की बड़ी बहन के रूप में देती है। अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। इस बुरे सपने में भी वो अभी भी एक छोटी सी चंचल मुस्कान बिखेर पाती है। फिर जीवी अपनी जेब में हाथ डालती है और कहती है कि उसके पास किम के लिए कुछ है, ये अनुमान लगाते हुए कि उसने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा। वो उसे एक चॉकलेट बार देती है, लेकिन किम उसे रोकता है और कहता है कि वो वाकई भरा हुआ है, उसके पास हमेशा के लिए पर्याप्त चॉकलेट है। किम का चेहरा जल्द ही गंभीर हो जाता है जब वो कहता है कि वो एक बुरी तरह घायल मरीज लाया है। जीवी तुरंत पूछती है कि वो कहाँ है और उसे लाने को कहती है, लेकिन किम समझाता है कि मरीज बाहर नहीं बल्कि किम के उपस्थान में है। जीवी सदमे में उसे घूरती है और बोल पड़ती है कि उसमें भी शक्तियां जागृत हो गईं। किम सिर हिलाता है। वो समझाता है कि उसकी शक्ति को उपस्थान कहते हैं, एक छिपा हुआ इलाका जिसे वो खोल सकता है और दूसरों को अंदर आने दे सकता है। फिर वो एक घबराई हुई हंसी देता है, क्योंकि इसे सार्वजनिक रूप से दिखाने से लोग डर सकते हैं। वो कहता है कि पहले उन्हें कहीं निजी जाना चाहिए। जीवी सहमत होती है। आसपास के लोगों को देखते हुए वो गोपनीयता के लिए अस्पताल में जाते हैं, और जो वो अंदर पाते हैं वो दिल तोड़ने वाला है। लोग फर्श पर भूखे और थके हुए पड़े हैं, अपनी एकमात्र सुरक्षा के रूप में लकड़ी की छड़ियां पकड़े हुए। वो जीवी के निजी कमरे में पहुंचते हैं और यंग सू उनके पीछे दरवाजा बंद कर देता है ताकि केवल वो तीनों रहें। किम अपने उपस्थान का प्रवेश द्वार खोलता है और जीवी वहां सदमे में खड़ी रहती है। वो शहर जैसी जगह को अविश्वास से घूरती है और पूछती है कि क्या वो सारी बिल्डिंग उसकी क्षमता का हिस्सा है। किम कहता है कि वो बाद में समझाएगा। फिलहाल वो उसे अपने पीछे चलने को कहता है और वो घायल सैनिक के पास जाते हैं। जीवी दौड़कर जाती है और तुरंत उसकी जांच करती है। अभी भी तनाव में किम पूछता है कि क्या आदमी बचेगा। गंभीर नजरों से जीवी पूछती है कि वो इस हालत में कब से है। किम कहता है कि उसे यकीन नहीं, फिर भी उसे लगता है कि आदमी को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। जीवी गंभीरता से उसे बताती है कि सैनिक के पास ज्यादा समय नहीं बचा होगा। किम और यंग सू दोनों स्थिर हो जाते हैं। वो उम्मीद से चिपके हुए थे, इसलिए किम जल्दी से पूछता है कि क्या ये वाकई इतना बुरा है। फिर जीवी का लहजा बदलता है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि सामान्य परिस्थितियों में उसकी संभावना कम होती, लेकिन उसके हाथ हरे चमकने लगते हैं। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि वो एक मरहम लगाने वाली के रूप में जागृत हुई है। वो अपने चमकते हाथ सैनिक की छाती पर रखती है और हरी रोशनी उसके शरीर में फैल जाती है। वो उन्हें चेतावनी देती है कि उसकी स्किल अभी कमजोर है, इसलिए वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मरेगा भी नहीं। 5 मिनट बाद वो खत्म करती है। सैनिक के घाव बंद हो जाते हैं, उसकी सांस स्थिर होती है और जीवी कहती है कि सबसे जरूरी नुकसान का इलाज हो गया है। वो अभी भी बुरी तरह कुपोषित है और ठीक होने के लिए खाने और आराम की जरूरत है। किम अचानक कहता है कि दुनिया बिखरने के बावजूद वो अभी भी लोगों का इलाज कर रही है जैसा उसने वादा किया था। अचानक पकड़ी गई। जीवी हंसती है और पूछती है कि वो ये अभी क्यों लाया। किम उसके पुराने शब्द दोहराता है, भले ही कल दुनिया खत्म हो जाए, वो आज भी बीमारों का इलाज करेगी।
लाल चेहरे के साथ जीवी चिल्लाती है कि उसे बहन नंबर 2 की तरह उसे अनुशासित करना चाहिए था, और वो तुरंत बहस में पड़ जाते हैं। मजाक खत्म होने के बाद जीवी गंभीर हो जाती है और किम से सब कुछ समझाने को कहती है। वो शुरुआत से शुरू करता है और पूरी कहानी बताता है कैसे वो स्टोर हाउस में फंस गया, जीवी और बहन नंबर 2 को संदेश भेजे और फिर नेटवर्क जाने पर संपर्क खो दिया। वो आगे बताता है कि कैसे उसने गलती से उपस्थान जागृत किया, लॉजिस्टिक्स सेंटर स्टोर किया और पैक्स एआई के साथ जुड़ गया। वो उसे यंग सू से मिलने और रास्ते में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बताता है। जब वो बात कर रहा है, जीवी खाने से मुंह भर रही है जैसे उसने युगों से नहीं खाया हो। किम आह भरता है और पूछता है कि क्या वो सुन भी रही है। मुंह भरकर वो सिर हिलाती है और जोर देती है कि हाँ। तो किम उसकी परीक्षा लेता है और जीवी एक सप्ताह का सारांश लड़खड़ाते हुए देती है जिसमें ज्यादातर छूट जाता है। किम कराहता है, फिर एक छोटी हंसी के साथ जाने देता है। खाना पता चलता है यंग सू की पत्नी ने बनाया था। वो अपना परिचय देती है और जीवी गर्मजोशी से कहती है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और वो उसे पहले से पसंद करती है। सब हंसते हैं और यंग सू की पत्नी कहती है कि अगर उसे अभी भी भूख है तो फ्रिज में और खाना है। वो किम को यह भी बताती है कि उसने पहली मंजिल के स्टाफ रूम में उसके लिए बिस्तर लगाया है और उसे आपूर्ति से भर दिया है, तो उसे वहां आराम करना चाहिए। किम उसे धन्यवाद देना शुरू करता है, कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बस मुस्कुराती है और कहती है कि जो कुछ उसने उनके लिए किया है उसके बाद वो कम से कम इतना तो कर ही सकती है। अभी भी उत्सुक, जीवी पूछती है कि यंग सू और उसकी पत्नी उपस्थान में कैसे आए। किम कराहता है कि उसने अभी अभी तो ये सब समझाया। जीवी बस कंधे उचकाती है, तो किम आह भरता है और दोबारा शुरू करता है। उसके बाद वो अपनी योजना समझाता है, पूरे परिवार को अपने उपस्थान में लाना। पहले उसने जीवी को ढूंढा और अब वो एरिया 0 में बहन नंबर 2 के पीछे जा रहा है। इससे जीवी की अभिव्यक्ति बदल जाती है। गंभीर आवाज में वो कहती है कि उसे माफ करना, लेकिन वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसे यहां रहना है। किम स्तब्ध है और पूछता है कि वो इतनी खतरनाक जगह अकेली क्यों रहेगी। जीवी मानती है कि यह खतरनाक है, लेकिन कहती है कि यही एकमात्र कारण नहीं है। यहाँ अभी भी और मरीज हैं और भले ही दूसरी नर्सें मदद कर सकती हैं, वो खुद को रोकती है जब दृश्य दूसरी बिल्डिंग में बदलता है। एक परछाई वाला आदमी एक खिड़की से जीवी की बिल्डिंग देख रहा है। वो नोट करता है कि 2 लोग एक सैन्य जीप में आए और उसके पहरेदारों ने एक बड़ा धमाका सुना जब कार की दीवार टूटी। वो सोचता है कि एक जीप उस बैरिकेड को कैसे तोड़ सकती है और अनुमान लगाता है कि शायद वो विशेष बल हों, लेकिन कोई और सुझाव देता है कि उनमें से एक जीवी का छोटा भाई है। फिर आदमी का चेहरा दिखता है, कठोर और बदसूरत। उसका साथी कहता है कि अगर उनमें से एक जीवी का भाई है तो वो दुश्मन नहीं हो सकते। शायद उन्हें बस खाने और आश्रय की जरूरत है, और चूंकि वो खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो इसे किम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बदसूरत आदमी मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि वो दोनों उससे ज्यादा मजबूत हैं। तभी एक विशाल मांसल आकृति छाया से बाहर कदम रखती है। उसका शरीर नसों से मोटा है और उसकी खाली घूर उसे लगभग एक लाश जैसा बनाती है। वो शांति से अपने मालिक से कहता है कि यह संभावना नहीं कि कोई उससे ज्यादा मजबूत हो। मालिक उससे कहता है कि जीवी और उसके भाई का दयालुता का नाटक करते हुए स्वागत करो और टूटी कार की दीवार की मरम्मत भी करो। बड़ा आदमी सिर हिलाता है। वो कहता है कि उसने पहले ही दीवार की ऊंचाई दोगुनी कर दी है ताकि अब कोई इसे दोबारा न तोड़ सके। किम और जीवी के पास वापस वो विभाग प्रमुख जीन के बारे में समझाने लगती है। वो बताती है कि जीन में एक जागृत क्षमता है, वो दिमागों को नियंत्रित कर सकता है और लोगों को जहर दे सकता है। और सुनते ही किम का चेहरा सख्त हो जाता है। जीवी आगे कहती है कि जीन ने किसी तरह आसपास के ज्यादातर जागृत लोगों पर नियंत्रण कर लिया है। अब वो खाने और मोनो पत्थर की आपूर्ति की रखवाली करते हैं। यही वजह है कि जीवी की बिल्डिंग में हर कोई भूखा है। वो मानती है कि वो चुपके से मोनो पत्थर चुरा रही है ताकि अपनी शक्ति मजबूत कर सके और शायद उन लोगों को ठीक कर सके जिन्हें जहर दिया गया या दिमागी नियंत्रण में लिया गया। वो कहती है कि यही वजह है कि वो यहाँ रुकने और इन लोगों की मदद करने की योजना बना रही है, जबकि किम उनके माता पिता को बचाने जाए। किम साफ मना कर देता है। जीवी निराश होकर कहने लगती है कि यहाँ के लोगों के पास खाना या पानी नहीं है और अगर कुछ नहीं किया गया तो वो भूखे मर जाएंगे। लेकिन किम बीच में काटता है और पूछता है कि क्या उसने उसकी कहानी सुनी भी। जीवी उलझी हुई दिखती है। बाहें मोड़ें और आंखें बंद करके किम रूखेपन से कहता है कि जीन का मुख्य हथियार खाद्य नियंत्रण है ना? जीवी सिर हिलाती है। एक धूर्त मुस्कान के साथ किम कहता है कि इससे उसके लिए ये आसान हो जाता है। फिर वो जीवी से कहता है कि देखो उसकी क्षमता क्या कर सकती है। जीवी झेंपती है और बुदबुदाती है कि किम का मिडिल स्कूल वाला दौर वापस आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा कर पाती उसका जबड़ा गिर जाता है। किम के उपस्थान से मांस, सब्जियों, पानी और अन्य आपूर्ति के बड़े बड़े ढेर बाहर निकलने लगते हैं और कमरे को भर देते हैं। हर कोई अवाक रह जाता है। किम ने मूल रूप से अनंत भोजन अनलॉक कर लिया है। जिन सुंघा को तत्काल रिपोर्ट मिलती है कि जिन वू का छोटा भाई खाना लाया है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। संदेशवाहक जोर देता है कि मात्रा बहुत बड़ी है। फिर भी जिन शांत रहता है। एक सैन्य जीप में केवल 2 लोगों के साथ उसे विश्वास नहीं होता कि वो इतना सामान ला सकते थे। देर सवेर एक बार वो खाना खत्म हो जाने पर लोग फिर से उसके पास आएंगे। जिनसुंग हा ने सोचा कि नए आए लोग राशन के लिए बाकियों की तरह रेंगते हुए वापस आएंगे। उसने सोचा कि वो आपूर्ति छिपाकर और खींचकर न रखने में मूर्ख थे, फिर भी इससे उसे फायदा हो सकता था। तब संदेशवाहक ने कहा कि वो पूरे अस्पताल से ज्यादा खाना लाए हैं। इसने आखिरकार जिनसुंग हा को हिला दिया।
2 लोगों का इतना खाना जुटाना कोई मतलब नहीं रखता। अस्पताल के स्टॉक के लिए एक पूरी स्काउटिंग टीम और ट्रक भरने लायक आपूर्ति लगी थी। तो जिन सुंग हा ने अनुमान लगाया कि नए आए लोगों के पास कोई शक्ति है, शायद चीज़ों की नकल करना या उनका आकार बदलना। किसी भी तरह उनकी क्षमता ही उन आपूर्तियों की वजह थी और अस्पताल को उन्हें अपनी तरफ चाहिए था। जिन सुंग हा ने अपनी सामान्य दवा मिलाई और सुंग ह्यून ग्यू को जिनवू के छोटे भाई को इसकी लत लगाने का आदेश दिया। अगर ये काम नहीं किया तो वो बस उसे मार सकते थे। ड्राइवर एक और मुद्दा था। देर रात जंग ग्यूम ने अस्पताल के निवासियों को खाना बांटा, जबकि किसी पर नजर रखी। अगर उसे वो व्यक्ति मिल गया तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। पहले उसने समझाया था कि जिन सुंग हा के सारे फायदे कैसे छीने जाएं। जहरीला खाना फेंक दो और साफ आपूर्ति से बदल दो। नशेड़ी जागृत लोगों को नीचे गिराओ और जिन सुंग हा से निपटो जो खुद कोई लड़ाका नहीं था। जंग ग्यूम ने वो सब कुछ सीखने की भी कोशिश की जो जंग वू जानता था। ज्यादातर नशेड़ी उपयोगकर्ताओं की शक्तियां लड़ाई में बेकार थीं। एक डिब्बे फिर से सील कर सकता था, दूसरा अपने आप कपड़े धो सकता था। वहां बहुत कम क्षमताएं युद्ध में मायने रखती थीं। एक अपवाद था सुंग ह्यून ग्यू, एक ऐसा आदमी जिसके पास खड़े होना भी डरावना था। दुनिया के बिखरने के बाद ह्यून ग्यू इल्जिएरो से गंगनम आया क्योंकि उसकी मां अस्पताल में थी। जीवी को उसकी शक्ति के बारे में केवल एक चीज पता थी, वो बेहद ताकतवर था। उसका आकार ही अलग दिखता था और अस्पताल की रक्षा करने वाली दीवार उसके नंगे हाथों से बनी थी। अब वो विशालकाय आखिरकार जंग ग्यूम से अकेला मिल रहा था। एमसी घबराया हुआ था, लेकिन बड़े आदमी से कुछ निपटाना था, इसलिए समय सही काम कर गया। युवा ग्यूम को कोई अंदाजा नहीं था कि इस छोटे बंदे का क्या काम हो सकता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बाहर दीवार के पास गए जहां ये सब शुरू हुआ। वहां जंग्योल ने जंग ग्योम को 2 विकल्प दिए, चुपचाप दवा पी लो या दर्दनाक मौत मरो। उसने उसे भागने की जहमत न करने की चेतावनी दी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे समझ आया कि जंग ग्योल ने इतनी सुनसान जगह क्यों चुनी थी, लेकिन उसने कभी भागने की योजना नहीं बनाई थी। वो जानता था कि पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने एक छिपा हुआ तीसरा विकल्प चुना। उसने सोंग हा ग्यू को वहीं फंसा दिया। अवज्ञा से क्रोधित इन हा ग्यू उसे पकड़ने और कुचलने के लिए झपटा, लेकिन उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से टकराईं। इन हा ग्यू गायब था और केवल केंद्र का एक अजीब पोर्टल बचा था। पहले तो इन हा ग्यू समझ नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। फिर उसने अपने सामने एक ड्रोन देखा, बहुत देर से। एक प्रो ग्रेड बॉलिंग बॉल उसके पेट में जा लगी और उसकी सांस निकाल दी। जिन ग्यूम ने सोचा कि क्या 90 किमी घंटा की बॉलिंग बॉल दागना जरूरत से ज्यादा था, लेकिन यह दया का समय नहीं था। उसने एक और भेजी, इस बार शी यून ग्यू के दाहिने पैर पर। उस हिट ने शी यून ग्यू को कराहने पर मजबूर कर दिया और उसकी गति बर्बाद कर दी। जब विशाल ने मांगा कि यह किस तरह की शक्ति है, प्रोटागोनिस्ट ने बारबेल प्लेटों का ढेर गिराकर जवाब दिया। दबे हुए शी यून ग्यू को हिलने नहीं को कहा गया। धीमी होने पर भी वो प्लेटें इतनी भारी थीं कि तोड़ सकती थीं।